सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। सारे लोग जुड़ते जाएं। 2-4 मिनट में शुरू करेंगे। बहुत ज्यादा नहीं, आधे पौने 1 घंटे की क्लास होगी। जो बचा था सुबह उसको पूरा करेंगे, इसलिए जल्दी से जुड़ जाएं सारे लोग। बस आधा पौने एक घंटे की क्लास होगी लगभग, तो सारे लोग जल्दी से जुड़ जाएं। जो है सभी विद्यार्थी माइक लगा लेते हैं। और कुछ विद्यार्थी नहीं जुड़ पा रहे हैं, क्या कारण हो सकता है? सभी के सभी विद्यार्थी नहीं जुड़े हैं। आवाज हमारी जा रही होगी। वाइज ऐप भी जोड़ने का प्रयास करते हैं, वाइज एप्लीकेशन। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। शुरू कर रहे हैं क्लास। ओहो, ये थोड़ा टेढ़ा ही रहेगा वाइज एप्लीकेशन वाला, क्योंकि बोर्ड के इधर से ही काम है हम लोगों को। क्लास शुरू कर रहे हैं। ज्यादा देर की क्लास नहीं है। क्लास जो है वो सुबह जो पढ़ा रहे थे उसी का जो है बच्चा भाग अभी पूरा कराने वाले हैं। बस आधा पौने 1 घंटा आप लोग जुड़ जाइए आज जल्दी से। आधा पौने 1 घंटा भी आप लोग जुड़ जाइए। यदि आवाज सही है हमारी
तो टीचमेंट वाले एक बार बोलेंगे कि आवाज सही है, मैंने आवाज और ये सब कुछ सही है, तो बोल दीजिए कि आवाज सही है। ऑल इज वेल एक बार बोल दीजिए। आवाज में घरघराहट नहीं न है? चलिए, ऑल इज वेल बोल रहे हैं आप लोग, तो क्लास को शुरू करते हैं। कुछ विद्यार्थी नहीं जुड़े हैं, हमें लगता है कि व्हाट्सएप पर मैसेज हम नहीं किए हैं कि क्लास शुरू कर रहे हैं, जबकि लोगों को पता है 6 बजे से क्लास शुरू होने वाली है, तो जुड़ जाना चाहिए था। तो इस वजह से जो है वाइज ऐप वाले को भी दिखाई दे रहा होगा, वाइज ऐप से भी कुछ विद्यार्थी जुड़े हैं और टीचमेंट से। तो हम लोग क्लास को शुरू कर रहे हैं, क्लास शुरू कर रहे हैं। मार्कर उठा लें, ध्यान दीजिएगा। आपको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोग सारे सीजीएल वाले हैं, पेड कोर्स वाले, तो आपको सब पता है, तभी आप इसमें हैं। तो कोई इंट्रोडक्शन नहीं, कुछ नहीं, बस डायरेक्ट शुरू कर रहे हैं। शुरू करने का ये है कि आप लोग को हम बता रहे थे, नागपुरी भाषा का एक परिचय बता रहे थे, इंट्रोडक्शन बता रहे थे। नागपुरी भाषा जो है वो किस प्रकार से उसकी यात्रा, पहले तो सिलेबस हमने बताया था, सिलेबस को आप समझ गए थे। 100 गो जो सवाल आएगा वो 40 गो ग्रामर से और 60 जो प्रश्न आएंगे वो लिटरेचर से आएंगे, साहित्य से आएंगे। वो जो 40 प्रश्न जो ग्रामर से पूछा जाएगा, नागपुरी भाषा के ग्रामर से, उसके व्याकरण से जो 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें आपको हमने इधर कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा तो हमने बता दिया था, उसकी अब चर्चा बार बार नहीं करेंगे। साहित्य वाला पोर्शन हमको लगता है कि व्याकरण साहित्य सिलेबस वाला कुछ कुछ आप लोग देखे होंगे, आपको जरूर कुछ समझ में आया होगा कि कैसे आपका सिलेबस है और क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है। अब हम लोग जो है बात कर रहे थे नागपुरी की यात्रा के बारे में। बस 1 मिनट कनेक्ट करते हुए आगे जो बचा है उसको हम समाप्त कर लेंगे। भोरे उठ करके बड़ा शानदार, बड़ी भयंकर कुछ टॉपिक पढ़ने वाले हैं। नागपुरी चलाएंगे तो बड़ा जबरदस्त, थोड़ा हाई फाई चलेगा। आज सुबह वाला ही हमको आज पूरा कर लेना था, आज का काम बस इतना ही। कल जो है हम लोग एक नए टॉपिक के साथ उतरेंगे और कुछ ज्यादा पढ़ेंगे। अब धीरे धीरे रफ्तार बढ़ाया जाएगा। पहले दिन नागपुरी में तो ज्यादा बढ़ाना ठीक नहीं था। कल के बाद मैथ और रीजनिंग की भी बात होने लगेगी। अभी तक हम आपको मैथ वाला सिलेबस का जो कैटेगराइज हम लोगों ने किया था कि कितने घंटे में कैसे कैसे करना है, वो हम आज अभी क्लास के बाद आपको भेज देंगे आपके ग्रुप में, कि ऐसे नंबर सिस्टम हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसको कितना घंटा हम लोगों को पढ़ना है और कैसे कैसे हम लोग पढ़ेंगे, वो मैथ रीजनिंग वगैरह का हम लोगों ने बनाया है, वो अभी हम आपको देंगे, भेज देंगे। अभी जो बात कर रहे हैं, मतलब कल परसों से आपको मैथ रीजनिंग और तमाम जो विषय है वो भी शुरू हो जाएगा। कुछ विद्यार्थियों की ये चिंता है कि मैथ रीजनिंग, देखो पढ़ने पर ध्यान दो, ज्यादा इधर उधर का दिमाग मत लगाओ। नौकरी होगी और शानदार नौकरी होगी। हो सकता है कि 2 महीने में एग्जाम सीजीएल का न हो पाए, हो सकता है कि हम लोगों को 3 महीना, माने जो हम लोग 70 दिन रखे हैं, हो सकता है कि हम लोगों को 90 दिन मिल जाए, 100 दिन मिल जाए, 150 दिन मिल जाए। तो आप तो क्या किए कि एक पेड कोर्स में ज्वाइन कर लिया, हमको तो सिलेबस कंप्लीट कराना है निर्धारित समय में, लेकिन लेकिन एग्जाम के हिसाब से उसके डेट को ध्यान में रखते हुए थोड़ा मोड़ा और भी डिटेल में चीजों को करेंगे, और इससे आपको फायदा है। 2 महीना में तो थोड़ा यह है कि बड़ी जद्दोजहद है, एकदम ताबड़तोड़ ताबड़तोड़।
लेकिन थोड़ा यदि समय मिल गया तो वो निगेटिव नहीं है, बहुत महान पॉजिटिव है। ये 2 महीना में तैयारी करने में हो तो जाएगा, सब सही हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मशक्कत होगा, और ज्यादा हार्डवर्क हम लोगों को धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन 2 महीना से ज्यादा और टाइम मिल जाए तो और बढ़िया है। 3 महीना 4 महीना कहीं टाइम मिल गया तो और अच्छा है। ऐसे वो एक मोटा मोटी जो कह सकते हैं डेट जेएसएससी अनाउंस किया है, थोड़ा मोड़ा समय मिल सकता है, चूंकि पंचायत चुनाव भी है। जेपीएससी चूंकि हाईकोर्ट के कारण जेपीएससी का मेंस जो है सो गड़बड़ हो गया, हम आपको बता रहे थे। तो मेंस की परीक्षा हो सकता है कि अप्रैल के महीने में हो, मई के महीने में हो, तो उस समय जेपीएससी भी चले, जेएसएससी भी चले, सब एक साथ है। यद्यपि अलग अलग संस्था है जेपीएससी और जेएसएससी, वो चाहे जेएसएससी तो परीक्षा ले सकता है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन कई चीजों को देखते हुए मैंने कुछ चांस है, लेकिन अभी हम लोग मान के चलेंगे 95% से अधिक की जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम अप्रैल के फर्स्ट वीक में होगा, अप्रैल के सेकेंड वीक में हो जाएगा। 10-15 अप्रैल तक हम लोगों को जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम में बैठना है, आपको ऐसा प्रिपरेशन करना है। 5% में देखा जाएगा कि क्या होगा, फिर उसके अनुसार हम लोग रणनीति चेंज करेंगे, लेकिन अभी धीरे धीरे थोड़ा रफ्तार कोर्स भगाना पड़ेगा और समझते भी चलना पड़ेगा। तो जेएसएससी सीजीएल की आप तैयारी कर रहे हैं और आप नागपुरी का सिलेबस देख रहे थे। नागपुरी के सिलेबस के बाद आपको नागपुरी का विकास किस प्रकार से हुआ, नागपुरी का यात्रा मैंने आपको बताया कि गियर्सन कैसे उत्पात मचाया था। आप याद करिए, आप दिन में सुबह सुबह पढ़े थे, भोर में यदि आप नहीं पढ़े थे, यदि अभी पहली बार यदि जुड़ रहे हैं तो आपको मैं बताऊं नागपुरी का कैसे विकास हुआ है। आज जिस नागपुरी का सिलेबस और जिस नागपुरी को आप देख रहे हैं उसमें कैसे ये नागपुरी हमारे रांची विश्वविद्यालय में, तमाम विश्वविद्यालय में नागपुरी पढ़ाई जा रही है, और नागपुरी सिलेबस में भी है, जेएसएससी के सिलेबस में, झारखंड टेट के सिलेबस में, तमाम जेपीएससी के सिलेबस में नागपुरी लोग रख रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं। नागपुरी को इतना आज महत्व दिया जा रहा है, क्या कारण है, कैसे? क्या नागपुरी 2-4 दिन में, 2-4 साल में ऐसा हो गया? नहीं। नागपुरी भाषा या बोली को यहां तक पहुंचने में इतना सम्मान, इतना इज्जत इसको मिलने में टाइम लगा। नागपुरी बिहारी भाषा परिवार की चौथी भाषा या बोली मानी जाती है। कौन सी? चौथी। मैंने आपको बताया था बिहार में 3 गो मगही, भोजपुरी, मैथिली और इसके अलावा चौथा में हो मगही, भोजपुरी और मैथिली जो है वो आज से लगभग 100-150 साल पहले से एकदम बढ़िया पीक पर था, उसका बढ़िया विकास हो चुका था, उसको इज्जत सम्मान दिया जाने लगा था मगही, भोजपुरी और मैथिली को। लेकिन मगही, भोजपुरी और मैथिली के बाद नागपुरी को स्वतंत्र विषय का दर्जा दिलाने में टाइम लग गया। सबसे पहले नागपुरी भाषा एवं उसका शिष्ट साहित्य नामक एक शोध ग्रंथ रांची विश्वविद्यालय में जो है डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। और श्रवण कुमार गोस्वामी या एसके गोस्वामी, श्रवण कुमार गोस्वामी नागपुरी के उद्धारक के रूप में है। पहला वही माइकल लाल था जिसने ये दुनिया के समक्ष रखा अपने पीएचडी के शोध ग्रंथ रिसर्च पेपर में कि नागपुरी का स्वतंत्र अस्तित्व है और ये भोजपुरी का उप अंग नहीं, भोजपुरी का कोई अंग नहीं है। जैसा कि गियर्सन ने कहा था कि नागपुरी जो है वो भोजपुरी का भ्रष्ट रूप है। किसने कहा कि नागपुरी भोजपुरी का भ्रष्ट रूप है? गियर्सन महोदय ने। गियर्सन भोजपुरी का एक बहुत बड़ा विद्वान था। ये सब सारी चीजों को मैंने आपको बताया था। नागपुरी का आज स्वतंत्र दर्जा मिल चुका है। नागपुरी यद्यपि 2000 साल से आने वाली भाषा है, ये चलने वाली, इसका विकास यात्रा आप देखेंगे तो 2000 वर्षों से ये आपको जो है वो कह सकते हैं कि गुप्त, या कह सकते हैं कि छुपी हुई, या कह सकते हैं कि एक भुलाई हुई भाषा या बोली थी नागपुरी। नागवंशियों के कार्यकाल में यह राजभाषा के रूप में प्रयुक्त होती थी नागपुरी।
नागपुरी के बारे में मैंने आपको बताया कि कैसे 70 सालों तक उपेक्षित थी। प्रथम शोध किसने किया, और मैंने आपको बताया कि नागपुरी बिहारी भाषा परिवार की चौथी भाषा है। और मैंने आपको यह भी बताया कि नागपुरी का जो विकास है वो मागधी अपभ्रंश से हुआ है। ये सब याद करने लायक बात है, ये बेसिक आप नहीं याद करिए, आगे कैसे हम पढ़ाएंगे, क्योंकि कल परसों से आओ रफ्तार हम लोग धरेंगे ना। नागपुरी के बारे में सब कंठस्थ करते चलिए, तो ये सब सवाल गलती नहीं होना चाहिए कि नागपुरी का उद्भव किससे हुआ है। तो नागपुरी का उद्भव जो है वो मागधी अपभ्रंश से हुआ है। और मागधी अपभ्रंश से और कौन कौन सी अन्य भाषाओं का उद्भव हुआ है, तो चाहे वो मगही हो, चाहे वो भोजपुरी हो, चाहे वो मैथिली हो, चाहे वो उड़िया हो, चाहे वो बांग्ला हो, चाहे वो असमिया हो, ये सारी भाषाओं की जो उत्पत्ति या उद्भव जो है वो आपका हुआ है मागधी अपभ्रंश से। और मागधी अपभ्रंश की ये आपको ये जो नागपुरी है वो आपका एक बिहार की चौथी भाषा परिवार के बिहारी भाषा के अंतर्गत, ये चौथी बोली के अंतर्गत ये मानी जा रही है। तो कुल मिलाकर के इसका कैसे उद्भव हुआ, किसका, नागपुरी का, मागधी अपभ्रंश से। नहीं भुलाइएगा, मागधी अपभ्रंश। चलिए, हमें लगता है कि आपको याद हो गया होगा। और मैंने ये सारी चीजों को आपको बताया था। मैंने नागपुरी की लिपि बताई। नागपुरी की लिपि कैथी से शुरू होती है, चाहे वो कैथी हो, चाहे वो आपका जो है सो बांग्ला हो, चाहे वो आपका रोमन हो, और लास्ट में देवनागरी। आज के डेट में मात्र और मात्र नागपुरी के लिए जो स्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाता है लिखने के लिए, बोलने के लिए, वो है नागपुरी की जो लिपि जो प्रयुक्त की जाती है वो देवनागरी है, हिंदी वाली। देवनागरी प्रयुक्त करने का भी कई कारण है। देवनागरी प्रयुक्त करने का कई कारण है। उसमें 52 गो अक्षर रहेगा। नहीं समझ रहे हैं बात को। स्वर आपका 14 गो, और जो व्यंजन रहेगा वो आपका जो है 38 गो रहेगा। और दोनों को मिलाइएगा। ये किसकी मैं बात कर रहा हूं? सर क्या आप बोलने लगे सर, ये 14 38 ही क्या करने लगे सर? ओहो, हम ये कह रहे हैं कि नागपुरी जो भाषा या बोली है उसमें देवनागरी प्रयुक्त होता है। उसको देवनागरी का सहारा लिया जाता है। पहले कैथी का सहारा लिया जाता। सबसे पुरानी जो लिपि थी नागपुरी के लिए जो प्रयुक्त करने के लिए, नागपुरी प्रयुक्त करने के लिए, बोलने के लिए, लिखने के लिए जो सबसे पुरानका लिपि थी, वह पुरानी जो सबसे लिपि, उसको हम लोग कैथी कहते थे, कैथी। उसके बाद बांग्ला, जो बंगाली थे वो बांग्ला भी यूज कर देते थे। माने नगपुरिया को बांग्ला घुसा घुसा करके, बांग्ला का जो लिपि है ना वो बांग्ला में लिखता था नगपुरिया। बाद में इंग्लिश में लिखाने लगा तो इंग्लिश का लिपि रोमन होता है। तो कहा जाता है कि एक ऐसा समय भी आया जिसमें अंग्रेज जो है वो नागपुरी को एकदम अंग्रेजी मय कर दिए, एकदम इंग्लिश में लिखते थे एबीसीडी वाला अक्षर में। अब सबसे अंत में हिंदी का सहारा लिया गया, मतलब देवनागरी का सहारा लिया गया। और देवनागरी लिपि में जो हम लोग हिंदी वाला जो देखते हैं उसमें टोटल 52 को हम लोग अक्षर देखते हैं। और 52 में जो भावेल है और जो कॉन्सोनेंट है, अब स्वर और व्यंजन को जब आप अलग अलग करेंगे तो 14 गो और 38 को मिलेगा। दोनों को मिला करके ये 52 गो हो जाएगा। और 52 गो ये बड़ा समृद्ध है। क ख ग घ अंग च छ ज झ इ आ आ हर्ष दीर्घ हर्षो दुर्घु, ये तमाम प्रकार के शब्द इतना ज्यादा है ना कि नगपुरिया का उच्चारण करने में मजा आता है। नगपुरिया जैसे बोलाता है टेढ़ भाकुच, वैसे ही हिंदिया देवनागरिया में लिखे में और बोले में तनी आसानी होता है। इसलिए आज के डेट में नागपुरी के लिए देवनागरी लिपि को सर्वमान्य घोषित कर दिया गया है कि नहीं। अब बाकी लिपि एकदम रिजेक्ट करो, अब खाली नगपुरिया के लिए देवनागरी यूज करेंगे। है कि इसमें ज्यादा नगपुरिया में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बहुत सारा चीजों का उच्चारण होता है, उसके लिए देवनागरी सबसे ज्यादा फिट बैठ रहा है।
देवनागरी माने ये क कम आकार का, ख खम आकार का, समझ रहे बात के, ख खम आकार खा नहीं, ख तो कुल मिलाकर के इस तरीके की बात है। अब यहां पर जो हम आपको बात बता रहे थे, ये हमने आपको बताया था। इसके अलावा मैंने भारत के किन किन क्षेत्रों में, हम आपको याद भी करवा रहे हैं, भारत के किन किन क्षेत्रों में याद कराने का भी ठेका तो हमने न है। टेस्ट लेंगे, अब काल तनिकुन ज्यादा पढ़ा देंगे, अब काल ज्यादा पढ़ा के अब परसवे टेस्ट लेंगे। अब हो सकता है कल सुबह पढ़ाएं, अब कल शामों के पढ़ाएं, अब परसों पढ़ावें 1-2 घंटा, तब टेस्ट लेवें। तो ठीक ठाक हमारे पास नागपुरी के लिए भी क्या होगा, आज आपको टेस्ट, आज आपको नोट्स भी मिल जाएगा। रात रात तक आपको जो है, अभी छुट्टी करने के बाद आपको नोट्स मिल जाएगा, आपको पीडीएफ कुछ भेज देंगे जो अभी तक पढ़ाए हैं उसका, और कल जो पढ़ाएंगे उसका आपको कल नोट्स मिल जाएगा, पीडीएफ के रूप में मिलेगा अभी। तो आपको ज्यादा नोट्स वोट्स बनाने की जरूरत नहीं, आप कंठस्थ करते चलिए, ये सब आपको बहुत आसान लगने लगेगा। कल थोड़ा ज्यादा पढ़ाने के मूड में रहेंगे हम, कल सुबह पढ़ाएंगे, आप 5:30 बजे भोर में जग जाइएगा, टाइमिंग चेंज इधर उधर बाद में देखेंगे। कल हम एकदम दिमाग बना लिए हैं कि कल पढ़ाएंगे, सुबह सुबह पढ़ाएंगे, बाकी बात देखा जाएगा। कल हम लोग मिलेंगे 5:45 बजे, ऐसे हम कोशिश करेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी कर सर 5 बजे से रख दीजिए, तो 5 बजे से आपको पहले यदि आप पढ़ पाइए तो ज्यादा बढ़िया है, 5 बजे से 7 बजे तक पढ़ लीजिए तो ज्यादा बढ़िया है। आपको और कोई स्कूल कॉलेज ट्यूशन ऑनलाइन बच्चा पढ़ता है कुछ भी, आप 7 बजे तक फ्री हो जाइएगा, घूमते टहलते हंसते खेलते। लेकिन कितना आदमी 5 बजे उठ भी नहीं करेगा, तो अभी 6 बजे भोर में हम आपको उठा देंगे फोन कर करके, और इसके बाद फिर 5 बजे भोर में धीरे धीरे आप उठने का प्रयास करिएगा। 5 बजे से क्लास करने का मतलब ये है कि आपको 4:30 5:45 तक उठ जाना है, तो निनवाइल क्लास देख लीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा मामला। चलिए आइए, तो मैं ये आपको कह रहा था कि आप नागपुरी भाषा, ये नागपुरी भाषा का छोटा सा एक यात्रा एकदम, ये सब नहीं याद रहे आगे पढ़ाई भी नहीं करेंगे, ये सब नहीं पता रहेगा तो आगे क्या बताएंगे, बताइए ना। तो ये सब तो कंठस्थ रहना चाहिए ना। नागपुरी भाषा का हमने आपको क्षेत्र बताया था, नागपुरी भाषा में हमने आपको बताया कि झारखंड के, चाहे वो रांची का क्षेत्र हो, चाहे पलामू का क्षेत्र हो, चाहे चतरा का क्षेत्र हो, चाहे लातेहार का क्षेत्र हो, चाहे सिंहभूम का भी क्षेत्र हो, सिंहभूम नहीं लिखे थे लेकिन सिंहभूम भी मान के चलो, ये सब नागपुरी भाषा का भयंकर क्षेत्र है। रांची के आसपास के क्षेत्र में जो रामगढ़ का क्षेत्र है, हजारीबाग के नीचे वाला, और इसके बाद खूंटी का क्षेत्र है, रांची के ऊपर रामगढ़, रांची के नीचे खूंटी, तो रांची के आसपास का जो इलाका है वहां पर भी नागपुरी बोली जाएगी। रांची का मतलब खाली रांची शहर नहीं, रांची का मतलब कि रांची के आसपास का पूरा क्षेत्र में, बोल विशेष करके जो पंचपरगनिया का क्षेत्र है, पंचपरगनिया के क्षेत्र में हमने आपको बताया था कहां चला गया, राहे, बुंडू, तमाड़, सोनाहातू, सिल्ली, ये सब क्षेत्रों में जो है वो आपको नागपुरी बोली जाती है। इसके अलावा हम और नहीं बताएंगे, छत्तीसगढ़ बताए थे, उड़ीसा बताए थे, और पश्चिम बंगाल बताए थे, असम बताए थे, मेघालय बताए थे, बिहार का पूर्णिया, सहरसा और आपका चंपारण क्षेत्र बताए थे। ये सब आपको कंठस्थ कर लेने की आवश्यकता है। हम सवाल पूछेंगे यहां से, यदि आप गड़बड़ा दीजिएगा, इकाई एकरा में करना है, जैसे जैसे कर हम इसे याद कर लो, क्या समस्या क्या लग रहा है, बशर्ते कि नागपुरी में प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। हमको न पता है कि कैसे आपको सिखा देना है, इसलिए आप टेंशन मत लीजिएगा। दूसरी बात यह है कि नागपुरी का, अब देखिएगा यहां वो लिख दिए थे, नागपुरी भाषा का नामकरण। कुछ लोग नागपुरी को सदानी कहते हैं, कुछ लोग नागपुरी को सादरी कहते हैं, कुछ लोग नागपुरी को दीकू काजी कहते हैं, कुछ लोग नागपुरी को नगपुरिया कहते हैं। नागपुरी का ढेर सारा नाम है, और नाम के लिए कारण है कि उसको नागपुरी को क्यों ऐसा कहा जाता है। आज के डेट में जिस प्रकार से नागपुरी के लिए देवनागरी लिपि सर्वमान्य हो गई है, उसी प्रकार से नागपुरी भाषा को आज के डेट में कोई सदानी या सादरी या नगपुरिया या कह सकते हैं कि दीकू काजी, ये सब नहीं कहते हैं। जनरली नागपुरी अब नागपुरी के नाम से ही फेमस है, तो नागपुरी अब नागपुरी ही कही जाती है ये भाषा। और
समझ रहे बात को? तो अब यहां पर हम आपको बताने वाले हैं कि यहां देखिएगा, नागपुरी भाषा का नामकरण। नागपुरी भाषा का जो है वो पुरानी समय से नागपुरी को क्या नागपुरी ही बताते थे। नागवंश के जो लोग जिस भाषा को बोला करते थे उस भाषा को क्या नागपुरी ही आज हजारों वर्षों से कहा जाता है, और कुछ तो नहीं। अलग अलग समयों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता था, ये तो आपको जानना चाहिए। चलिए आइए बारी बारी से, चाहे वो दीकू काजी हो, चाहे सादरी हो, चाहे सदानी हो, चाहे नगपुरिया हो, कोई भी हो, तो ये सारा कुछ जो है आखिर इसको ऐसा क्यों कहते थे नागपुरी को, और अब क्यों नागपुरी सिर्फ कहा जाता है, उसका मैं आपको रीजन बताते हुए 2-4 मिनट में इसको खत्म करा दे रहा हूं, लिखते हुए और नोट्स आपको प्रोवाइड होते जाएगा। नागपुरी को क्या क्या कहा जाता है भैया, तो नागपुरी को इधर थोड़ा थोड़ा मिटा दे रहे हैं। नागपुरी को हम लोग जो है वो दीकू दीकू काजी दीकू काजी हम लोग कह सकते हैं। नागपुरी को सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, सबसे प्लस, नागपुरी को गंवारी गंवारी लैंग्वेज हम लोग कह सकते हैं। नागपुरी को जो है वो नागपुरी हिंदी भी कहा जाता है, नागपुरी हिंदी भी कहा जाता है। नागपुरी को जो है नागपुरी को छोटी भोजपुरी भी कहा जाता है, नागपुरी को छोटी भोजपुरी भी कहा जाता है, और नागपुरी को प्लस में सादरी भी कहा जाता है, नागपुरी को प्लस में सदानी भी कहा जाता है, इधर लिख देता हूं, प्लस सदानी भी कहा जाता है। मैंने क्या क्या कहा, नागपुरी को आप देखते चलिएगा, नागपुरी को दीकू काजी कहते हैं। पहला बात, निम्नलिखित में से किस बोली या भाषा को दीकू काजी कहा जाता था, या दीकू काजी क्या है? नागपुरी का एक दूसरा नाम, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, दीकू काजी क्या है? विदेशियों का आगमन का रूप। दीकू काजी क्या है? संथाल परगना का एक क्षेत्र। दीकू काजी क्या है? और भी कोई XYZ। तो दीकू काजी नागपुरी का एक दूसरा नाम था। दी और कू और काजी। अब कहीं सर दीकू काजी क्या, अभी जस्ट बता रहे हैं। दीकू हम एक आध बार शब्द यूज किए होंगे। दीकू का मतलब क्या होता है जानते हैं? नहीं जानते हैं? दीकू काजी का जो मतलब होता है वो ये होता है कि जो बाहर के लोग, दीकू का मतलब ये होता है विदेशी। मैक्सिमम लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो अभी जानिए। अब दीकू का मतलब होता है फिरंगी। दीकू का मतलब होता है जो बाहरी, जो दीकू का मतलब होता है औपनिवेशिक शासन करने वाले लोग, उपनिवेश स्थापित करने वाले लोग। और दीकू का मतलब होता है हड़पने वाला आदमी। दीकू का मतलब होता है बाहरी आक्रांता। दीकू का मतलब होता है पराया। दीकू का मतलब होता है हड़पे वाला आदमी। दीकू का मतलब होता है उस सब बहरी वाला जो आकर के आदिवासियों और यहाँ के मूलवासियों का जमीन जायदाद, जल जंगल और जमीन हड़प लिया, उसको दीकू कहते थे। वहीं से ये दीकू शब्द बना है। और ये दीकू जो है वो कई भाषाविद कहते हैं कि ये दीकू शब्द जो है वो राजनीति से प्रेरित है, इसलिए दीकू यूज करते थे। अभी हम आपको और बताएंगे डिटेल में, पहले तो इतना खाली जानिए, हम ज्यादा बोलेंगे गड़बड़ाने लगिएगा। मैं कह रहा हूं कि दीकू काजी क्या है? तो नागपुरी का एक रूप है। नागपुरी का रूप नहीं है, नागपुरी भाषा को ही जो है पुराने समय में दीकू काजी भी कहा जाता था। नहीं समझ रहे हैं? अच्छा, सादरी क्या है? तो नागपुरी को सादरी भी कहते थे। सादानी क्या है? तो नागपुरी को सादानी भी कहते थे। और गंवारी क्या है? तो नागपुरी को गंवारी भी कहते थे। और इसके अलावा और कुछ बच रहा है? सादरी नगर। यहाँ छोटी भोजपुरी क्या है? तो ये नागपुरी को कहते थे। छोटी भोजपुरी किसको कहा जाता था? खोटा को, संथाली को, नागपुरी को। तो नागपुरी को छोटी भोजपुरी किसको कहते हैं? नागपुरी को। भ्रष्ट भोजपुरी किसको कहा जाता था? नागपुरी को। भ्रष्ट भोजपुरी, नागपुरी को किसने कहा था कि नागपुरी जो है भ्रष्ट भोजपुरी है, करप्टेड भोजपुरी है? ये किसने कहा था? तो ये आपको गियर्सन महोदय ने कहा था।
तो आप ये जान रहे हैं, ये आप समझ रहे हैं, दीकू काजी, गंवारी, सादरी, नागपुरी हिंदी, छोटी भोजपुरी और सादानी, ये आपको किसको कहा जाता है? नागपुरी बोली या भाषा को कहा जाता है। ये रटना पड़ेगा, रटना नहीं, आपको मेरे समझ से दिमाग। दीकू काजी, हो दीकू काजी, गंवारी, गंवारी, एक एक को हम डिटेल कर रहे हैं। दीकू काजी क्यों? क्योंकि बाहरी विदेश वाला आदमी का ये भाषा माना जाने लगा था। चूंकि गौर करिएगा, नागपुरी जो भाषा थी, जो बोली थी, वो आदिवासियों की बोली भाषा नहीं थी। आदिवासियों को किसी ने राजनीतिक रूप से प्रेरित कर दिया और ये कह दिए कि ये तो दिकुओं की भाषा है, माने ये विदेशियों की भाषा है, यानी बोहरी से जो आया है झारखंड में, ये उसकी भाषा है। इसलिए नागपुरी को, एक मिनट, लाइट कट गया था, वो कट गया था मतलब इन्वर्टर जो है स्विच ऑफ हो गया था। अभी तो अंधेरा आपके सामने हो गया होगा, आंख के सामने अंधेरा छा गया हमें लगता है आपको आवाज आ रही होगी। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसी प्रकार से किसी को कोई दिक्कत है क्या? अरे टाइमुआ तो बाद में करेंगे। आप लोग हालो चाल बतिया रहे हैं क्या? ऑल इज वेल लिखिएगा एक बार। एगो कोई बहुत होशियार आदमी है आजाद अहमद, उन्होंने पहले ही लिख दिया ऑल इज वेल बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी लिखे ऑल इज वेल, सही है ना? ऑल इज वेल, बहुत बढ़िया। चलिए, टीचर का पकड़िए भाव, आगे क्या बताने वाला है टीचर, ये धरिए, तब आप एक होशियार स्टूडेंट कहलाइएगा। ये आप पूरे मनोभाव धीरे धीरे, 1-2 दिन, 4 दिन, 6 दिन में आपको धीरे धीरे समझ में आना चाहिए आगे क्या होने वाला है, सर क्या पढ़ाएंगे। इतना ज्यादा घुल मिल जाइए सर से, तब आनंद आएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि कोचिंग या संस्थान ये कोई जो बिजनेस लोग बना करके रखे वो नहीं है, नहीं रिजल्ट देता है वो कोचिंग संस्थान जो बिजनेस बना करके पढ़ाता है। एक हाथ से पैसा लेता है, एक हाथ से पढ़ाता है। पैसा लेना मजबूरी है, डिसिप्लिन कायम करना मजबूरी है, लेकिन मैं कभी भी पैसे को आधार बना करके कोचिंग संस्थान नहीं पढ़ाता हूं। यही कारण है कि मैं सक्सेसफुल हूं इस क्षेत्र में। परिणाम नहीं दे पाएगा कोई, परिणाम परिवार में दिया जाता है। जब एक परिवार के सदस्य के रूप में आपको, जब हम एक अभिन्न अंग अपना हम जिंदगी का मान लेते हैं कि आप हैं तो हम हैं, आपका भला तो मेरा भला, आप रिजल्ट दोगे तभी हमारा जिंदगी आगे की ओर जाएगा। तब उस प्रकार से जो है वो इतना ज्यादा कनेक्टेड जब हो जाता है, जब तब जाकर के कुछ आगे हो पाता है, नहीं तो नहीं हो पाता है जी। अपनवत्व की भावना होनी चाहिए, तब जाकर के आगे कुछ होगा। चलिए, मैं आपको कह रहा था दीकू काजी, पगलो बौरा के याद हो जाएगा, इतना बार बोल रहे हैं। दीकू काजी का मतलब ही बहरी वाला आदमी को दीकू कहते थे। ये आदिवासी जो झारखंड के थे ना, वो जो गैर जो लोग थे झारखंडी जो बाहर से आते थे, जैसे अंग्रेज, अंग्रेज को जनरली दीकू कहा जाता था। दी आउकू, दीकू अंग्रेजों को कहा जाता था। तो कुल मिलाकर के जो बाहरी अंग्रेज या और भी कोई, जैसे कोई बंगाली आकर के बस गया, कोई और भी दूसरे जगह का कोई आ गया और आदिवासियों का जल जंगल जमीन छीनने लगा, तो वो जो बहरी वाला आया है कोनो दूसर जगह से, उसको दीकू कहा जाता था। दीकू, तो दीकुओं की जो भाषा थी उसको दीकू काजी कहा गया। काजी माने बोली भाषा, तो दीकू जो बोलते थे उसको दीकू काजी बोला गया। नहीं समझ रहे? तो नागपुरी को दीकू काजी क्यों कहा जा रहा था? क्योंकि ये दीकुओं की भाषा या बोली मान ली गई थी। आज क्या है, उस समय तो एक समय था जब यहाँ के हमारे झारखंड के आदिवासियों ने जो है वो नागपुरी को दीकू काजी कहा था। आज की क्या स्थिति है? आज वैसी स्थिति नहीं है। आज हजारों लाखों की संख्या में जो आदिवासी जो है वो ये नागपुरी भाषा या बोली बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, आनंद बनाते हैं, मानर खेलते हैं, इसमें झूमर खेलते हैं, डमकच खेलते हैं, पावस गाते हैं, उदासी गाते हैं, फगुआ गाते हैं, पचरंगी गाते हैं, और इस प्रकार से गीत गौना गवाया जाता है। ये आदिवासी भी इसमें अब उमंग के साथ इसको स्वीकार किए और शुरू में भड़क गए थे, लेकिन शुरू में जो भड़के थे इसको दीकू काजी कहा जा रहा था।
क्लियर है, नहीं समझ रहे बात के? तो दीकू काजी की जहां तक बात है, हम यदि आपको इधर लिखते चले, मान के चले दीकू काजी, तो ये आपको लिखना क्या है आप समझ गए होंगे। यहां नीचे लिख रहे हैं कलम चेंज करके, दीकू काजी की बात यदि है, दीकू काजी, तो दीकू काजी का मतलब कि ये किसका है? बाहरी 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 लोगों की भाषा की वजह से इसको दीकू काजी कहा जाता था। नहीं समझ रहे बात के? दीकू काजी का मतलब बाहरी लोगों की भाषा की वजह से इसको दीकू काजी। अब बोर्ड पर जगह नहीं है कि हम आपको बताएं, हम जो बोल दिए वही है सही, वही बात ठीक है, वही मेन कॉन्सेप्ट है, और बाकी आपको नोट्स में मिल जाएगा। जो आप नहीं लिख पाइएगा या गड़बड़ होगा तो आपको नोट्स में मिल जाएगा, तो टेंशन मत लीजिएगा। ध्यान रहे, चूंकि एक नई भाषा या नया आपको पूरा कह सकते हैं कि एक चीज पढ़ा रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा धीरे चल रहे हैं। अब बकाइएगा मत, कल परसों से जितना रफ्तार पकड़ेंगे, चूंकि रफ्तार तो हमको पकड़ना है, सिलेबस हमको कंप्लीट कराना है, तो हम तो रफ्तार धरिए लेंगे। तो आप रफ्तार की चिंता मत करिएगा, रफ्तार हम लोग धरेंगे, लेकिन सीखते चलेंगे, कंठस्थ करेंगे चलेंगे। आइए भैया, आइए सुनिए, दीकू काजी के बाद हम लोग इसको क्या कह सकते हैं? गंवारी कह सकते हैं, या इसको हम लोग नागपुरिया भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? नागपुरिया। तो नागपुरिया जो है वो जो नागपुरी से ही बना है, नागपुरी, या कह सकते हैं कि जो छोटा नागपुर के पठार पर आपको जो लोग रहते थे, और इसी का पूर्व नाम था नागपुरी जो है, क्योंकि नाग वंश के लोग शासन करते थे और इस छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्रों पर, इसलिए इसको जो है वो क्या कहा जाता था कि नागपुरिया भी कहा जाता था। छोटा नागपुर की वजह से ये नागपुरी को नागपुरिया भी कहा जाता था, क्योंकि नाग वंश के लोग यहाँ शासन करते थे। तो इसका नागपुरी से नागपुरिया बना है, तो ये कोई बहुत ज्यादा इसका कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, एक और आपको बता रहा हूं जिसका नाम है सादरी या सदरी। तो सादरी या सदरी जो है ये क्या है कि इसके लिए अलग अलग विचार प्रस्तुत किया गया है, लेकिन मेन माना जाता है कि सादरी का मतलब सदान, और सदान मने ही जो है वो सदरी बना हुआ है। तो सदान किसको बोलते हैं? कल बताए थे। नागपुरी को सदरी क्यों बोला जाता है? सादरी बोला जाता है, मेन सदरी बोला। नागपुरी को सदरी क्यों बोला जाता है, यह प्रश्न पूछा जाएगा। पहले तो ये याद रखिए कि पूछ लेगा निम्नलिखित में कौन किसको जो है वो नागपुरी को का रूप नहीं है, नागपुरी को कभी नहीं कहा गया है। तो इसमें आपको ऑप्शन रहेगा, तो नागपुरी को दीकू काजी, नागपुरी को नगपुरिया, नागपुरी को सदरी भी कहा जाता है। सदरी क्यों कहा जाता है सर? तो नागपुरी को सदरी, नागपुरी को सदरी क्यों कहा गया? क्योंकि सदरी जो है वो सदान शब्द से लिया गया है। किससे लिया गया है? सदान। और सदान क्या होता है सर? सदान झारखंड के वैसे लोग हैं, सदान झारखंड के वैसे मूलवासी हैं, ओहो, झारखंड के वैसे मूलवासी जो आदिवासी नहीं थे, उसको सदान कहते हैं। नहीं समझ रहे हैं? जैसे पांडे ठाकुर लाल करता दीवान, जैसे ठाकुर पांडे लाल करता दीवान, और यदि ऐसे नहीं समझ में आता है तो ऐसे समझिए कि बनिया, धोबी, कोयरी, कुम्हार, जितना अंट संट जातियों के रूप में जो विभाजित आप हिंदू धर्म में देखते हैं, वो सारे जो थे वो क्या थे? सदान कहलाते थे। बात समझने का प्रयास करिएगा। झारखंड में बहुत पुराने समय से दो टाइप के लोग रहते थे, एक आदिवासी और दूसरा सदान। सदान आदिवासी नहीं थे, लेकिन सदान ऐसा नहीं था कि जो जितना झारखंड में था आदिवासी के अलावा वो सब सदान था। मेरी बात समझने का प्रयास करेंगे आप। सदान इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो आदिवासी नहीं है वो सब सदाने हैं। सदान होने के लिए जरूरी है कि आदिवासी न हो, पहली बात, और दूसरा शर्त हो कि हजारों साल से झारखंड का निवासी हो।
यानी जो बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र से ला करके इधर रह रहा था, हड़प रहा था, तो वो तो गैर आदिवासी था, लेकिन उसको सदान नहीं कहेंगे, उसी को तो दीकू कहते थे। चाहे वो अंग्रेज था, चाहे वो कोई जमींदार यहां आकर के बस गया हो, उसी को तो दीकू कहते थे लोग यहाँ के। नहीं समझ रहे बात के? तो यहां चूंकि ये आदिवासियों की बोली या भाषा शुरुआत में थी नहीं, बाद में इसको आदिवासी भी भयंकर पैमाने पर बोलना चलना शुरू कर दिए। तो ये गैर आदिवासी भाषा थी, ये नॉन ट्राइबल लैंग्वेज है, ये ट्राइबल लैंग्वेज नहीं है। ट्राइबल लैंग्वेज में आपको संथाली है, मुंडारी है, ये सब आपको है। ये जो भाषा या बोली है, अभी छोड़ दीजिए, ये जो भाषा या बोली है, ये जो भाषा या बोली है, कौन सी भाषा या बोली? ये नागपुरी, ये आपकी जो है, ये नागपुरी जो भाषा या जो बोली है, ये आपको नॉन ट्राइबल लैंग्वेज के अंतर्गत आती है, गैर आदिवासी या गैर जनजातीय भाषा के अंतर्गत रखी जाती है। कौन? नागपुरी। कम से कम ये हो तो जानो। कितने लोगों को पता है कि ये नागपुरी खाली आदिवासी बोलते हैं, जबकि उल्टा है, नागपुरी आदिवासी बोलते जरूर होंगे, वो है, लेकिन नागपुरी आदिवासियों की भाषा या बोली शुरुआत से नहीं रही थी, बाद में धीरे धीरे लोग बोलने लगे। भाषा या बोली किसी का कोई किसी का पैदाइशी अधिकार किसी पर थोड़ी होता है। अंग्रेज अंग्रेजी सिखा के चले गए, लेकिन हम लोग अंग्रेजी ताबड़तोड़ भारत में यूज होता है कि नहीं होता है? खाली अंग्रेजी अंग्रेजे बोलते हैं। अंग्रेज तब इतने सुनहइये है मुट्ठी भर पूरे दुनिया में, अब बचल कहां है ये अंग्रेज? लेकिन अंग्रेजी पूरी दुनिया में बोली जाती है, तो बोली या भाषा पर किसी एक का एकाधिकार थोड़ी है। उसी प्रकार से जो ये नागपुरी जो बोली या भाषा है, ये आपको गैर आदिवासियों की भाषा थी, ये नॉन ट्राइबल लैंग्वेज थी, लेकिन आज के डेट में जो है ये कॉन्टेक्ट लैंग्वेज के रूप में काम कर रहा है, यानी संपर्क भाषा के रूप में। मेरा एक एक शब्द आपके लिए जो है वो रामबाण इलाज है, आपके जिंदगी के लिए, एग्जाम के लिए। नागपुरी एक संपर्क भाषा है आज के डेट में। नागपुरी न तो जनजातीय भाषा है और नागपुरी न तो और कुछ है। नागपुरी आज के डेट में संपर्क भाषा है, जिसको आदिवासी भी बोलते हैं, जिसको गैर आदिवासी भी बोलते हैं। विभिन्न प्रकार के समाज में, विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में नागपुरी बोली जाती है कॉन्टेक्ट स्थापित करने के लिए। नागपुरी रच बस गया है इस इलाके में। कौन से? ये उत्तर पूर्वी, ये वाला, ये मध्य पूर्वी क्षेत्रों में जो है, मैं आपको बताऊंगा, डॉक्टर बीपी केसरी जो है नागपुरी क्षेत्र को जो है वो 83 से 87 डिग्री देशांतर और 21 से 25 डिग्री अक्षांश के बीच में ये आपको जो है, ये क्या नाम है, डॉक्टर बीपी केसरी ने इसको विभाजित कर रखा कि इस क्षेत्र में जो है वो नागपुरी बोली जाती है। अभी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता रहे हैं, डॉक्टर बीपी केसरी, डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, बीपी केसरी से पहले, उसके कॉन्सेप्ट से पहले मैं आपको बता रहा हूं कि ये कहां ये इसको क्या क्या नाम से पुराने समय में जाना जाता था। बहुत लोगों का बहुत कुछ जानकारी नहीं होगी, धीरे धीरे 10 दिन 15 दिन में बढ़िया जानकारी होने लगेगा, फिर आपको लगेगा कि तो सुनल बतिया है, तो सर से सुनबे किए हैं। कितना दुर्भाग्य है कि कोई सदान शब्द नहीं सुना होगा, स दा और न। कितना दुर्भाग्य है कि कोई दी और कु, दीकू शब्द नहीं सुना होगा। ये कितना दुर्भाग्य है कि उसको लगता है कि हम तनी मनी नदी, झील, झरना, मुंडा और ये नागवंश, तनी मनी इतिहास अरिहंत देख के और सीजीएल पास कर जाएंगे। जो ऐसे होता है, मजाक चल रहा है। ये पढ़ाई ऐसी होती है ना। आइए देखिए, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो सदरी का मतलब है अच्छा, कई लोग सदरी शब्द को जो है एक अलग तरीके से व्याख्या कर दिए। कुछ लोग कह दिए जो है, कुछ लोग ये कह दिए कि सदरी जो है, सदर कौन इलाका होता है? शहर में कौन इलाका देखे होंगे, सदर अस्पताल फलना ढेकना सुने हैं ना, तो कहे कि वहां से बनल है ये सदरी। इस साधारण से नहीं, ये कुछ दूसरे लोग बताए हैं, लेकिन ज्यादा वाजिब बात यही है कि सदरी शब्द सदान से बनल होगा। यह अनुमान की बात है, आप जानिए।
एग्जैक्ट कुछ भी नहीं है। आखिर नागपुरी को सदरी क्यों कहते थे, इस पर विद्वानों में मतभेद है। नागपुरी को सदरी क्यों कहते थे? कुछ आदमी ये कहने लगा विद्वान कि इसको सदरी कहते थे कि शहर में शहर के क्षेत्र को सदर कहते हैं, क्योंकि ये गांव देहात की संपर्क भाषा थी, इसलिए इसको सदर के उल्टा सदरी कहते थे। मैंने उसी का एक उलट करके गोसा में ये सदरी भाषा है। नहीं समझ रहे बात को? तो कुछ इस तरह, लेकिन उससे सब फालतू की बात है। मेन अनुमान लगाने वाले हैं, मेन बात यही है कि सदान है। अच्छा, एक और इसका मूल बताया जाता है कि सदरी क्यों आया, ये सदरी क्या है। कुछ लोग ये बताते हैं कि सदरी या सदर जो शब्द है वो, या सदान जो शब्द है वो क्या है कि अपनेपन का सूचक है। आप मनीष रंजन की आपको किताब यदि आप पढ़ेंगे, डॉक्टर मनीष रंजन की किताब लगभग हमको सब कंठस्थ है। कहूं से एक लाइन पूछेगा तो कन्हूले बता देंगे रात बजे दुयो बजे भोर में, जबकि वो 500-600-700 पेज की किताब है। तो उसमें उन्होंने लिखा है, डॉक्टर मनीष रंजन ने आईएएस अधिकारी है, तो उन्होंने ये लिखा है कि ये जो सदनी या सदान जो शब्द है वो दो चीजों से मिलकर के बना है। एक जैसे बोलते थे कि वो कबूतर होता है, तो दो टाइप के कबूतर होता है, एगो सद परेवा और एगो वन परेवा। सद परेवा जो होता है, सद परेवा पोसौआ कबूतर को कहते हैं। बात समझिएगा, धरिएगा बात को। सद परेवा जो है वो पोसौआ कबूतर को कहते हैं। पोसौआ कबूतर समझते हैं? जो आपके घर में रहता है, जो आपके घड़ा में कहीं है, कहीं 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 अंदर कोई नहीं रहता, जैसे कुआं में है, मैंने आपके घर के आसपास में है, घरे में है, तो उसको पोसौआ कबूतर सद परेवा कहेंगे। एक ऐसा कबूतर जो वन परेवा, वन में रहने वाला कबूतर, तो वन परेवा के उल्टा सद परेवा। अब सद परेवा जंगल में ये नागवंशी लोग यूज करते थे, आदिवासी लोग भी यूज करते थे। जंगल में रहने वाले लोग अपना पोसौआ कबूतर को सद परेवा कहते थे। तो सद शब्द जो है, सद जो शब्द है उसी से सदान बना है, और सदान का मतलब ही हो गया कि पोसौआ। पोसौआ का मतलब ये वाला, आसे पास वाला। तो इसका मतलब ये अर्थ निकल रहा है ना कि सदान झारखंड के मूलवासी है। नहीं बुझा रहा है बात के? वही सदान से ये सदरी शब्द लिया गया है। और ये सदरी, सदरी जो शब्द है वो इस बात का सूचक है। क्या हो गया? ये जो सदरी जो शब्द है, डिस्कनेक्ट थोड़ा थोड़ा हो रहा होगा, किसी का फोन आ रहा होगा, उसको छोड़िए, हटाइए। जो सदरी जो शब्द है, थोड़ा दवाइयां खा लें, इसके बाद सदरी उदरी के बारे में बात करेंगे। तब तक आप बता दीजिए कि सब कुछ क्लियर है कि नहीं। कोई कनेक्शन अगर कहीं से कोई टूट रहा है, कोई ऑल इज वेल, आप एक बार लिख दीजिएगा। ऑल इज वेल, वाह बहुत बढ़िया। आप बीके दुबे सर से झारखंड एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और आपको आनंद आएगा। आपको रोज का क्लास कुछ न कुछ आपको अद्भुत सीखने को मिलेगा। आपको कहीं किताब कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सब किताब यही है। सब किताब गूगल फलना ढेकना सब यही है, ये आपको मिलते जाएगा। रोज ज्ञान का संचार होगा और आप तक पहुंचते जाएगा। अब टेंशन आपको लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरे पास बहुत कुछ आपको कहने के लिए है, समझाने के लिए है, याद कराने के लिए। मैं तो उतावला होता रहता हूं कि आपको मैं क्या क्या समझा दूं। अभी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ेंगे, इसके बाद आप देखिएगा कैसे आपको क्या क्या आप सीखने वाले हैं। सदरी जो शब्द है इसकी मैं व्याख्या कर रहा था, बोर्ड पर इतना कम जगह है, कहां बताएं। बस आप सदरी सदान कहियो नहीं भुलाइएगा। सद परेवा से लिया गया है, अपनावत्व का फीलिंग देता है ये सदान शब्द। यही के लोकालिटी का ये फीलिंग देता है, ये क्षेत्रीयता का फीलिंग देता है। ये यही के लोग हैं। तो जो सदानों की भाषा रही होगी वो सदरी कहलाती थी। बस इतना आप दिमाग लगाइए और कुछ मत लगाइए। इसलिए नागपुरी को सदरी भी कहा जाता था। आया समझ में? नहीं आ रहा है समझ में?
आ रहा है समझ में। और इसके बाद और क्या कहते थे भैया, तो इसको इसको कभी कभी सदानी भी कहते थे। तो सदानी तो वह बतिया हो ही गया, ई बतिया हो ही गया, सदानी या सदरी भी कहते थे, तो ये बतिया तो हो ही गया। यहां तक क्लियर है। नागपुरी को गंवारी भी कहते थे। नागपुरी पर जो पहला ग्रामर लिखा गया है व्हिटली के द्वारा, वो गंवारी के नाम से लिखा गया है। डायलेक्ट्स ऑन गंवारी, डायलेक्ट्स ऑन डायलेक्ट, ये देखिएगा गंवारी, ये जो गंवारी है, पहले ये समझ लीजिए गंवारी जो है वो किसने लिखा, व्हिटली ने लिखा। और इसने लिखा कि जो नोट्स जो लिखा, नोट्स वो गंवारी पर लिखा, नोट्स ऑन गंवारी डायलेक्ट्स किसकी बात, डायलेक्ट्स मैंने बोली, डायलेक्ट्स ऑफ लोहरदगा एंड छोटा नागपुर, ये लिख रहा है नोट्स ऑन गंवारी डायलेक्ट्स ऑफ लोहरदगा एंड छोटा नागपुर। ये किसने लिखा, ओहो, नोट्स ऑन गंवारी डायलेक्ट्स ऑन लोहरदगा छोटा नागपुर, ओहो, नोट्स ऑन गंवारी डायलेक्ट्स ऑफ लोहरदगा एंड छोटा नागपुर। इस क्षेत्र के लिए जो है वो कैसा नोट्स है, क्या नोट्स ऑन गंवारी डायलेक्ट्स, किसकी बात कर रहा है, कौन डायलेक्ट्स की बात कर रहा है, गंवारी डायलेक्ट्स। तो गंवारी डायलेक्ट्स जो है वो किसको कहा जाता है, गंवारी डायलेक्ट्स किसको कहा जाता है, नागपुरी को। ये गंवारी डायलेक्ट्स कहां का है, ये गंवारी डायलेक्ट्स गंवारी डायलेक्ट्स जो है, गंवारी डायलेक्ट किसने कहा नागपुरी को, गंवारी डायलेक्ट्स नागपुरी को किसने कहा, ये कहा सबसे पहली बार व्हिटली, व्हाइट होता है नौकरा से बना है, व्हिटली। तब नोट्स ऑन गंवारी डायलेक्ट्स जो है ऑफ छोटा नागपुर एंड लोहरदगा, ये जो लिया लोहरदगा और छोटा नागपुर, ये जो किताब लिखी गई है वो किसने लिखा, व्हिटली ने लिखा, व्हाइट व्हिटली। ये आपको याद हो जाएगा। कहिएगा सर ट्रिक से याद कराइए, कहां ट्रिक से याद कराएंगे, इतना बार बोलिए देंगे ना 2-4 महीना में कि सब कंठस्थ हो जाएगा, कहीं कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो नोट्स ऑन, यदि गंवारी डायलेक्ट्स की बात करेंगे, डायलेक्ट्स की बात करेंगे, नोट्स ऑन गंवारी डायलेक्ट्स की बात करेंगे, नोट्स ऑन गंवारी डायलेक्ट ऑफ छोटा नागपुर एंड लोहरदगा, ये जो लिखा है किताब वो व्हिटली लिखा है। व्हिटली ग्रामर लिख रहा था नागपुरी के ऊपर। नागपुरी का पहला ग्रामर भी इसी के किताबिया को माना जाता है। जिस प्रकार से डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी नागपुरी के ऊपर पहला शोध करने वाले दुनिया के इकलौते आदमी डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी थे, उन्होंने नागपुरी एवं उसका शिष्ट साहित्य नामक रिसर्च जो है सो किया था, उस टॉपिक लिया था। यदि पीएचडी समझते होंगे तो किसी न किसी टॉपिक पर ही पीएचडी होता है, शोध होता है। तो उनके शोध का जो विषय था, उनका जो टॉपिक था डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी का, उनका टॉपिक था कि नागपुरी एवं उसका शिष्ट साहित्य। उसी प्रकार से पहला ग्रामर जो लिखा गया नागपुरी में, वो नोट्स ऑन नागपुरी डायलेक्ट्स ऑफ छोटा नागपुर एंड लोहरदगा, ये जो लिखा गया, ये आपको किसके द्वारा लिखा गया, तो ये जो लिखा गया व्हिटली के द्वारा लिखा गया। व्हिटली, व्हाइट से व्हिटली, अंग्रेज था। किसमें लिखेगा वो बताइए, अंग्रेजी में लिखेगा, रोमन लैंग्वेज का यूज करेगा, रोमन लिपि का यूज करेगा। नहीं समझ रहे बात को। तो नोट्स ऑन गंवारी डायलेक्ट्स, नोट्स ऑन नागपुरी डायलेक्ट्स, नोट्स ऑन गंवारी, ये गंवारी शब्द आना चाहिए, अभी हम छोड़ दे रहे थे। नोट्स ऑन गंवारी डायलेक्ट्स किसने लिखा,
खाली नोट्स ऑन गंवारी डायलेक्ट्स जो है वो व्हिटली ने लिखा है। गंवार शब्द पहला बार यूज कौन किया है? तो गंवार शब्द जो है पहली बार नागपुरी भाषा के लिए व्हिटली प्रयोग किया है। सवाल आएगा नागपुरी भाषा के लिए गंवार कहां से आया? तो गंवार शब्द जो है वो व्हिटली महोदय ने प्रयोग किया। कहां लिख दे व्हिटली? व्हिटली काला से लिख दे रहे हैं, काला रंग से व्हिटली लिख दे रहे हैं। तो इसके लिए व्हिटली, ओहो कहां चला गया? इधर लिख दे रहा हूं, हिंदी में लिख दे रहा हूं, व्हिटली, ऐसा ऐसा, ये व्हिटली लिखा है, व्हिटली लिखा है। क्या लिखा है? नोट्स ऑन नोट्स ऑन गंवारी डायलेक्ट्स ऑफ लोहरदगा एंड छोटा नागपुर। नोट्स ऑन गंवारी डायलेक्ट्स किसने लिखा? व्हिटली ने लिखा। नहीं आ रहा है समझ में? क्योंकि समझना क्या है, कुछ कुछ फैक्चुअल भी चीजें हैं, आप याद भी करते चलिएगा। तो ये आपको ये याद रखना आपको जरूरी है। सबसे पहल का ग्रामर नगपुरिया पर लिखाया है तब व्हिटली के द्वारा लिखाया है। और व्हिटली महोदय जो है वो नोट्स ऑन गंवारी डायलेक्ट्स, डायलेक्ट का मतलब बोली वोली को बोलेंगे, तो नोट्स ऑन गंवारी, कैसा डायलेक्ट, कैसी बोली? तो गंवारी बोली। तो ये नोट्स का के ऊपर नोट लिख रहा है, तो नोट्स ऑन गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा एंड छोटा नागपुर। तो लोहरदगा और छोटा नागपुर के क्षेत्र के लिए जो है वो नोट्स लिख रहा था। किस चीज पर? नोट्स ऑन गंवारी डायलेक्ट। ये व्हिटली के द्वारा लिखा गया। तो हमें लगता है कि आप यदि पूछेगा कि व्हिटली का कौन किताब था, यदि पूछेगा तो आप बता दीजिएगा। दूसरी बात लिखिएगा कि गंवारी शब्द से संबोधन सबसे पहली बार नागपुरी को किसने किया? तो व्हिटली साहब ने किया था। इसको गंवारी समझते हैं ना? गंवार, देहाती गंवार किसको कहा जाता है? क्योंकि ये देहात में बोलने वाला था, बोली जाने वाली भाषा थी जनरली। कई बार अब आज के जो नागपुरी जो प्रेमी हैं, जो नागपुरी की भाषा के जो जानकार हैं, वो इस बात पर गुस्साते हैं कि ऐसा मत कहिए कि नागपुरी सिर्फ गांव देहात की गंवारी भाषा है। वो तो पहले मानल जा रहा था, पुराने समय में इसको बुझाया नहीं, गलत लिख दिया। जिस प्रकार से गियर्सन महोदय नागपुरी को भोजपुरी का भ्रष्ट रूप का दर्जा दिए थे, उसी प्रकार से व्हिटली भी पगला गए थे। उस समय नागपुरी का कोई अस्तित्व बढ़िया से था नहीं, इसलिए जब पहला ग्रामर लिखने चले थे तो ये सोचे कि हम गंवारों का ग्रामर लिख देते हैं, और उन्होंने कह दिया कि नोट्स ऑन गंवारी डायलेक्ट्स। तो ये नोट्स ऑन गंवारी डायलेक्ट्स ये व्याकरण की किताब थी, और ये पहला ग्रामर जो लिखा गया ये व्हिटली के द्वारा नागपुरी के ऊपर लिखा गया। हमें लगता है कि आपको याद आ रहा होगा और आप पढ़ रहे होंगे, आप समझ रहे होंगे। और इसके अलावा और कुछ बचता है क्या? लगभग दीकू काजी हो ही गया। ये नागपुरी हिंदी, अच्छा छोटी भोजपुरी का अंग था, इसलिए इसको छोटी भोजपुरी भी कहते थे। तो इधर आप लिख सकते हैं छोटी भोजपुरी। तो छोटी भोजपुरी क्यों कहते थे? बहुत खराब राइटिंग में लिख रहा हूं। तो छोटी भोजपुरी क्यों कहते थे? क्योंकि छोटी भोजपुरी, वो भोजपुरी का अंग वही गियर्सन सब बता दिया था, इसलिए छोटी भोजपुरी भी इसको कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के आपको नागपुरी को नामकरण कैसे कैसे हुआ ये आपको जरूर पता रहना चाहिए, याद भी रहना चाहिए। घरे का याद करिएगा, आपको ढेरे काम रहता होगा, हम ही याद करवा दे रहे हैं। तो नोट्स ऑन गंवारी डायलेक्ट्स किसको कौन लिखा भैया? तो ये आपको व्हिटली लिखा। अब नागपुरी भाषा की संख्या की बात कर रहा हूं, नागपुरी भाषा की संख्या की बात करेंगे। नागपुरी भाषा की संख्या में जल्दी से लिख देते हैं, उतार लीजिएगा। 1961 ईस्वी के जनगणना के अनुसार नागपुरी में लगभग 27,63,000 लोग थे। 27,63,000 लोग थे। और अकॉर्डिंग टू 27,63,000 27,63,000 1961 के जनगणना के अनुसार, और इसको लिखा श्रवण कुमार गोस्वामी। एसके गोस्वामी ये बताए थे। एसके गोस्वामी महोदय ने जो है नागपुरी भाषा की संख्या, तो होता ये है कि जनगणना 10 वर्ष पर होती है। अभी 2011 की जनगणना चल रही है, 2021 में जनगणना होनी थी, कोरोना के चलते नहीं हो पाया। तो 2021-22 ये जनगणना जो है वो कुल मिलाकर के जब भी रहेगा, 2001 में हुई थी उसके पहले,
2001 के पहले 1991 में, 1991 के पहले 1981 में, 1981 के पहले 1971 में, 1971 के पहले 1961 में जो जनगणना हुई थी उसके तहत, चूंकि अभी अप टू डेट डाटा बढ़िया से किसी को पता नहीं है, क्योंकि ये बोलने वाली नागपुरी खोटा की संख्या नहीं गिनी जाती है। अब पहले कैलकुलेशन किया जाता था तो उस समय बताया गया था 1961 ईस्वी में भारत के सरकार के द्वारा कि लगभग 27,63,000 लोग जो हैं वो नागपुरी बोलते हैं। 1961 की 1961 के 1961 के 1961 1961 के 1961 के 1961 के वर्ष के अनुसार, 1961 के वर्ष के अनुसार। और इसके बाद जो है उसके बाद जो है बाद में धीरे धीरे नागपुरी भाषा, लेकिन इस समय जो नागपुरी के लोगों का जो ये किया गया था, बात समझिएगा, ये डेट आपको ये ईस्वी याद कर रखिएगा। 1961 ईस्वी में जो है वो नागपुरी बोलने वालों की संख्या जनगणना के अनुसार कितनी थी? लगभग 27,63,000। 1981 ईस्वी में जब फिर से जनगणना होती है, 20 साल बाद जब फिर जनगणना हो रही है, तो उसके बाद इसका 1,00,000 लगभग संख्या बढ़ा दिया जाता है और इसमें अब 28,53,000 लोग जो हैं वो माने जाते हैं कि अब 28,53,000 हो गए। 1980 के दशक तक झारखंड के और उसके आसपास के क्षेत्रों में पूरा जो, अब भैया 1961 में कितना, थोड़ा सा याद है, डाटा रखना पड़ेगा, 27,63,000। अब 1981 तक आते आते इसको बोलने वाले लोगों की संख्या कितनी हो गई? तो 28,53,000। कितना? 28, मैंने 28,50,000। तो 1900 लगभग 81 तक जो है वो टोटल जनसंख्या वृद्धि हो गई। कितना वृद्धि लिख दूं? लगभग ये 28 लाख कितना हो जाएगा? 28,53,000। 28,53,000। बात समझिएगा, 28,53,000। तो इस हिसाब से एक बात और कहा जाता है नागपुरी भाषा के बोलने वालों के लिए कि इसमें एक चीज हम जोड़ देते हैं, बीच में यहां जोड़ देते हैं। नागपुरी बोलने वालों में जो है वो ये जिस समय ये जनगणना हो रहा था तो कुछ जनजातियों को छोड़ दिया गया था नागपुरी क्षेत्र में, यानी जैसे कह सकते हैं कि रांची के क्षेत्र में, रामगढ़ के क्षेत्र में, खूंटी के क्षेत्र में, सिंहभूम के क्षेत्र में जो जनजातियां रहा करती थी, जो नागपुरी बोला करती थी, उसको क्या कह दिया कि ये नागपुरी बोलने वाले तो है नहीं, नागपुरी बोले वाला को नागपुरी में शामिल नहीं किया जाता था पहले। बाद में विद्वानों ने कहा कि इसको काहे नहीं शामिल करोगे, चाहे वो माल पहाड़िया हो, चाहे वो चीक बड़ाइक हो, चाहे वो सौरिया पहाड़िया हो, चाहे और भी जिसकी कोई अपनी भाषा विशेष नहीं होती थी। संथाली नहीं, संथालों की तो अपनी भाषा होती थी, मुंडाओं की अपनी भाषा होती थी, लेकिन कुछ ऐसी जनजातियां भी हुआ करती थी, कुछ ऐसी, थोड़ा चार्ज में लगा देते हैं नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। हाँ, चार्ज में लगा दे रहे हैं तो गड़बड़ा जाएगा। तो चीक बड़ाइक और ये माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया जैसी कुछ छोटी मोटी जनजातियां छोड़, मैंने जिसकी संख्या कम थी लेकिन उनकी कोई अपनी भाषा या बोली नहीं थी, तो उसको काउंट नहीं किया जाता था। बाद में इसको काउंट कर दिया गया, ध्यान समझिएगा। तो काउंट करके सब जो है इसमें कुछ जैसे असुर हो गया, चीक बड़ाइक हो गया, इस सब को जब मिला दिया गया तो अब आज के डेट में जो है अब इस सब को जोड़ने के बाद ये लगभग ऐसा बोलने वाले जो लोग थे लगभग 14 लाख लोग थे। और ये टोटल को आप जोड़ दीजिएगा 28 लाख और 14 लाख तो लगभग 42-43 लाख हो जाएगा, टोटल 43 लाख। तो इस हिसाब से जो है हम क्या जोड़े हैं, बस कुछ नहीं, दिमाग मत लगाइएगा। 27 लाख के आसपास 1961 में नागपुरी बोले वाला था, लेकिन 27 लाख 63,000 हम बोले थे, 27 लाख के आसपास आपको 1961 में बोलने वाले लोग थे, लेकिन आदिवासियों को छोड़ दिया गया था। लेकिन कुछ ऐसे आदिवासी जिनकी अपनी भाषा कुछ है नहीं थी तो नागपुरी बोलते थे।
तो जब नागपुरी बोलते थे तो वैसे लोगों की संख्या तनी मनी नहीं थी, उस 14 लाख के आसपास थी। जब 1981 में जनगणना हुआ, 1961, फिर 1971 में हुआ, तो उस समय कोई विशेष आंकड़ा हम लोगों के पास नहीं है। आवाज कट नहीं ना रहा है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? एक बार ऑल इज वेल बोलिएगा, नहीं तो गड़बड़ाएगा। एक बार ऑल इज वेल बोलिएगा, गड़बड़ा नहीं रहा है? चलिए ठीक, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ई बतिया याद करिए ना आप लोग हमारे साथ है। 1961 ईस्वी में 27,63,000 आदमी गिनाया, 27,63,841 आदमी गिनाया था। तो 841 कहले जोड़िएगा, 27,63,000 आदमी गिनाया। कितना? 1961 ईस्वी में। का करे वाला? नगपुरिया भाषा बोले वाला 27 लाख आदमी 1961 ईस्वी में। क्लियर है? फिर 20 साल बाद जब 1981 में जनगणना हुई, तो उस समय लगभग 28,53,000 लोग गिने गए। लेकिन उसमें बार बार इन लोग क्या कर दे रहे थे कि कुछ ऐसी, जैसे असुर, झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति का नाम बताइएगा सर, तो असुर। हमने आपको 8 आदिम जनजातियों का नाम पहले दूसरे दिन बताया था। मैंने उसका ट्रिक बताया था, आपकी बीबी सब माल सरिया ली। और सबसे पहला आ मने असुर था, प मने परहिया था, क मने कोरबा था, बी मने बिरहोर था, बी मने बिरजिया था। तो इस प्रकार से आसुर हो गया, परहिया हो गया, कोरबा हो गया, बिरजिया हो गया, बिरहोर हो गया, सौरिया पहाड़िया हो गया, माल पहाड़िया हो गया। ये सब जनजातियां 8 गो जो हैं झारखंड में, 32 गो कुल जनजाति है। अभी तक 32 बार से अधिक बार कह चुके हैं कि जो झारखंड में जनजातियों की जो वायलेट संख्या है वो 32 है, 32। उसमें से पुरनकट जो जनजाति है, उसमें पुरनकट माने ओल्डेस्ट जो ट्राइबल है, वो ओल्डेस्ट ट्राइब जो है, ट्राइबल जो है, वो कितनी है संख्या में? 8। और उसका हमने ट्रिक बताया था, आपकी बीबी सब माल सरियाली। आप पिछला वीडियो देखिएगा तो आपको याद आ जाएगा, या आप पढ़ लीजिएगा। 8 जनजातियों में से कुछ ऐसी जनजातियां थी, या और कुछ 32 जनजातियों में से कुछ ऐसी जनजातियां थी जो नागपुरी बोला करती थी, लेकिन उसका काउंटिंग नहीं किया गया। और तनी मनी संख्या में नहीं था, वो लगभग 14 लाख के संख्या में था। तो 27 लाख होने हो गया, 28 लाख 1981 में कितना हो गया? 28,53,000। अब इन्हें लगभग 14 लाख। तो 28 लाख और 14 लाख माने 28.5 लाख और 14.5 लाख जोड़िएगा तो लगभग 43 लाख हो जाएगा। यानी नागपुरी बोलने वालों की संख्या 1980 1990 के दशक तक लगभग 43 लाख थी। यानी आज के डेट में आधा करोड़ आदमी से कम नागपुरी नहीं बोलता है। उसी समय तक 43 लाख थी। 43 लाख तो 1980 85 90 में। आज के डेट में अब चूंकि कोई आंकड़ा सरकार के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाता है, इसलिए अंट के बंट आंकड़ा जहां तहां का उठाया जाता है। इसलिए आपको यह अंदाजा होना चाहिए कि लगभग 1980 के 90 के दशक में 43 लाख तक गिनल था कि नागपुरिया बोले वाला आदमी है, जो झारखंड में भी है, छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है, पश्चिम बंगाल में है, और जहां तहां फैलल है। वो लगभग कितना है? 43 लाख उस समय था। आज के डेट में 50 लाख से कम नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के आधा करोड़ से कम आदमी जो है वो नागपुरी नहीं बोलता है। तो ये आपको कंठस्थ हो जाना चाहिए। ये नागपुरी बोलने वालों की संख्या एक मोटा मोटी आपको समझ में आया होगा। काल विभाजन जल्दी से कर देते हैं, लेट नहीं लगाएंगे। ये वो आंकड़ा है 27 लाख, 28 लाख, 43 लाख। ये बस आप मोटा मोटी याद रखिएगा, एक ध्यान में जानकारी के लिए। कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में, इसलिए बेसिक आपका क्लियर होते रहना चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूं काल विभाजन का क्रम, काल विभाजन का प्रयास, ये हमारा हेडिंग है। अब कहेंगे सर ये क्या है सर, इतना तो बुझाया सर।
नामाकरण तो बुझाया कि कैसे कैसे नॉमिनेट किया गया, कैसे कैसे नामांकित किया गया नागपुरी को, कैसे कैसे नागपुरी को पुकारा गया, क्या क्या कह के पुकारा गया, गंवारी भी कह के पुकारा गया। विटली, विटली कहता था गंवारी। गंवारी कौन कहता था? विटली। नोट्स ऑन गंवारी डायलेक्ट्स किसने लिखा? तो विटली ने लिखा। संख्या कितनी थी ये सब आपको पता है। अब हम आपको काल विभाजन का प्रयास किया गया है। अभी तक यदि पूछा जाएगा कि नागपुरी का काल, अब कहिएगा सर काल विभाजन क्या है सर? यदि जरा सा भी हिंदी उन्दी पढ़े होंगे साहित्य हित, तो उसमें आप सुने होंगे कि आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, कभी सुने हैं? नहीं सुने हैं? ये सब सुने हैं कि नहीं सुने हैं? भाषा को जो है वो भाषा के उद्भव और उसके विकास के अनुसार जो है उसको कई काल में, उसको कई ग्रुप में विभाजित कर दिया जाता है। नागपुरी का भी कुछ ऐसा विभाजन हुआ है। तो नागपुरी का जो विभाजन हुआ है, नागपुरी का जो विभाजन हुआ है वो कई प्रकार के लोग किए हैं। सबसे पहला नागपुरी का काल विभाजन का प्रयास दूगो आदमी के नागपुरी में आप नाम याद रखिएगा, डॉक्टर बीपी केसरी और डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी। डॉक्टर बीपी केसरी और डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी ये काल विभाजन का सबसे ज्यादा बढ़िया प्रयास किए। इसके अलावा फादर पीटर नौरंगी भी करने का प्रयास किया। पीटर नौरंगी का भी नाम आएगा। हम आपको संत पीटर नौरंगी, ये फादर पीटर नौरंगी, ये नौरंगी का भी नाम आएगा। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो इस प्रकार से जो है वो इसका विभाजन का प्रयास किया गया। कैसे कि पुरनका सबसे नगपुरिया कौन है, बीच वाला नगपुरिया कौन है, आधुनिक वाला नगपुरिया कौन है। जनरली 3 या 4 भागों में बांटा जाता है। किसी भी भाषा के विकास की यात्रा को, उसको जो विभाजित करने का जो प्रयास किया जाता है वो 3 या 4 या 5 भागों में बांटा से ज्यादा। इतिहास 3 प्रकार का होता है ना, एगो एंशिएंट हिस्ट्री, एगो मिडियाबल हिस्ट्री और एक मॉडर्न हिस्ट्री। प्राचीन काल वाला इतिहासवा, मध्य काल वाला, बीच वाला इतिहासवा और एक आधुनिक काल वाला। तो एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न, ये 3 गो जैसे बांटल है वैसे ही करके कुछ नागपुरी के इतिहास को भी बांटा गया है। नागपुरी के इतिहास को विभाजित करने का प्रयास 1970 के दशक में तब हुआ जब डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी का शोध रांची विश्वविद्यालय में प्रकाशित हुआ। उसके बाद जो है क्रांति आ गई, लोग मंथन करने लगे, नागपुरी पर चिंतन करने लगे, रिसर्च करने लगे, नागपुरी पर चर्चा रांची में शुरू हो गई और नागपुरी पर 1971 और 1972 ताबड़तोड़ 2 गो आदमी काल विभाजन का प्रयास किया गया उन लोगों के द्वारा। उसमें डॉक्टर बीपी केसरी आएंगे और डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी आएंगे। ये दोनों लोगों ने 1971 और 1972 ईस्वी में क्रमशः काल विभाजन का प्रयास किया, लेकिन अभी तक कोई सटीक काल विभाजन नहीं है। नागपुरी का काल विभाजन मने बुझाए भैया, नागपुरी के काल विभाजन मने नहीं समझ रहे हैं ना। एगो पुरनका जमाना, एगो बीच वाला जमाना और एक आधुनिक वाला, मॉडर्न वाला, आज वाला। तो 3 गो हिसाब से अपना बांटा है इन लोग। विश्वेश्वर प्रसाद आपको केसरी, बीपी केसरी, अब एगो एसके गोस्वामी यानी श्रवण कुमार गोस्वामी। 1971 और 1972 में इन लोगों ने इसको बांटा। अभी हम बोर्ड पर लिख भी देंगे। तो इस प्रकार से किसने कैसा बांटा, किसने कैसा बांटा
1990 में ये राम कुमार जो है, ये 1990 में राम कुमार जो है वो आपको काल विभाजन का प्रयास किए, जो सबसे कहा जाता है कि ताजा, और सबसे शब्द यूज आएगा टटका। नागपुरी में ताजा को टटका कहा जाता है, टटका, टटका। तो सबसे जो टटका प्रयास है, सबसे जो टटका प्रयास है वो आपको राम कुमार का है। तो विशेश्वर प्रसाद के अभी लिख दे रहे हैं, अभी हम बोर्डवा पर लिख दे रहे हैं, इसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, काल विभाजन की बात कर रहे हैं। काल विभाजन के लिए बहुत सारे लोग प्रयास किए, लेकिन सबसे जो मुख्य नाम आएगा वो आपका एस.के. गोस्वामी का आएगा। जैसा कि मैंने बताया, श्रवण कुमार गोस्वामी वह आदमिया है, ओहो वह आदमिया है। इसके अलावा आपको बीपी केसरी भी आ जाएगा, बीपी केसरी भी आ जाएगा। इसके अलावा एक दो आदमी का और नाम आ सकता है, जैसे में फादर पीटरसन नौरंगी कर देता हूं, नौरंगी। तो इस प्रकार से जोगेंद्र तिवारी भी जो थे, योगेंद्र तिवारी भी जो है, योगेंद्र तिवारी का भी प्रयास ठीक माना जाता है। मात्र 4 लोग इम्पोर्टेंट है। काल विभाजन की यदि बात की जाए, 4 लोगों का काल विभाजन मान्य है। बाकी लोग अपना अपना प्रयास किए, लेकिन ये 4 लोगों का, ये जो 4 लोग हैं, चाहे वो सबसे इंपोर्टेंट में कौन हो जाएगा, श्रवण कुमार गोस्वामी। उसके बाद कौन इंपोर्टेंट हो जाएगा, बीपी केसरी, विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। और इसके बाद कौन हो जाएगा, फादर पीटर नौरंगी। और इसके बाद कौन हो जाएगा, जोगेंद्र तिवारी। ये 4 लोग हैं, काल विभाजन करने का प्रयास किए हैं, लेकिन कुल मिलाकर के इसमें जो है वो आपको अंटक बंटक इन लोगों ने कर दिया है। इस हिसाब से कह सकते हैं कि जो पहला प्रयास किया गया, सच पूछिए तो सबसे पहला प्रयास जो किया गया, सबसे पहला प्रयास जो किया गया वो बीपी केसरी, सबसे पहला प्रयास जो किया गया वो बीपी केसरी के द्वारा किया गया 1971 ईस्वी में। 1971, ये आपको यहाँ कहां लिख दे, जगह नहीं बच रहा है, 1971 ऊपर लिख दे रहे हैं। इसका नाम है बीपी केसरी के द्वारा किया गया। इनका वो किताब का नाम था नागपुरी भाषा साहित्य। इसका किताब का नाम कौन कलर से लिखे, दूसर कलर से लिख दे रहे हैं, नागपुरी नहीं लिखेंगे तो सब गड़बड़ा जाएगा, नागपुरी भाषा साहित्य, ये किताब लिखा इन्होंने। ये तो डॉक्टर, सबसे पहला प्रयास जो किया गया वो सबसे पहला प्रयास काल विभाजन का किसके द्वारा किया गया, तो सबसे पहला जो प्रयास किया गया वो डॉक्टर बीपी केसरी के द्वारा 1971 में किया गया। 1971 में किया गया पहला प्रयास, 1971 में किया गया बीपी केसरी। इसका नाम बीपी केसरी है। क्या किताब का नाम था, नागपुरी भाषा साहित्य। नागपुरी भाषा साहित्य में जो है, नागपुरी भाषा एवं साहित्य जो है, ये डॉक्टर बीपी केसरी की किताब का नाम है और 1971 में ये छपी थी। इसमें काल विभाजन का पहला प्रयास किया गया था, लेकिन ये बेकार प्रयास था। सबसे सार्थक प्रयास जो है माना जाता है डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी का, जो 1 साल बाद किए थे 1972 में। जैसा कि आप जानते हैं, इनके किताब का नाम भी आप जानते हैं, मैं पहले बता चुका हूं। तो इस प्रकार से जो है नागपुरी के शिष्ट साहित्य, दूसरा प्रयास जो किया गया, सेकेंड प्रयास जो किया गया वो हमारे श्रवण कुमार एस.के. गोस्वामी, ब्लैक कलर से लिख रहा हूं, कौन कुमार गोस्वामी, एस.के. गोस्वामी के द्वारा किया गया। और इनका जो किताब का नाम था वो नागपुरी का शिष्ट साहित्य, नागपुरी का शिष्ट साहित्य, ओहो, नागपुरी एवं उसका शिष्ट साहित्य, नागपुरी एवं उसका शिष्ट साहित्य, ये इनके किताब का नाम था। रिसर्च इसी टॉपिक पर भी उनका हुआ था, जैसा कि आप जानते हैं। काल विभाजन का सबसे पहला प्रयास डॉक्टर बीपी केसरी के द्वारा नागपुरी के क्षेत्र में हुआ था 1971 ईस्वी में। वही वह समय है जब पाकिस्तान भारत पर आक्रमण कर दिया था
और बांग्लादेश की आजादी हो रही थी, वही वो 1971 का साल है। और 1971 का जो ये साल है, ये आपको नागपुरी भाषा साहित्य में डॉक्टर बीपी केसरी पहला बार बांटने का प्रयास किए। ये सब याद रखना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। डॉक्टर बीपी केसरी सबसे पहला नागपुरी को का काल विभाजन किसने बताया, नागपुरी के इतिहास का, नागपुरी कैसे कैसे भाषा विकसित हुई है और उसका कब प्राचीन वाला, मध्य वाला, आधुनिक वाला, ये सब जो बांटने का प्रयास किया है, वो सबसे पहले के किया भैया, तब बीपी केसरी 1971 ईस्वी में। नहीं याद होता है, इसे याद रखिए। 1971 ईस्वी में जब पाकिस्तान भारत पर आक्रमण कर दिया तो लोगों का बीपी बढ़ गया था। तो 1971 ईस्वी में सबसे पहला बीपी केसरी क्या हो गया, बीपी केसरी नागपुरी का भाषा साहित्य, नागपुरी का भाषा साहित्य नामक ग्रंथ में जो है वो सबसे पहला प्रयास किया। दूसरा प्रयास जो हुआ, श्रवण कुमार गोस्वामी, एसके गोस्वामी माने श्रवण कुमार गोस्वामी, श्रवण कुमार गोस्वामी जो है दूसरा प्रयास किए, और ये नागपुरी का एवं उसका शिष्ट साहित्य, इनके किताब का नाम था, जो 1972 में ये छाप करके और सिद्ध किए कि नागपुरी जो है एक अलग भाषा है। और दूसरी बात यह है कि नागपुरी को इन्होंने काल विभाजित की करने का भी प्रयास किया। सबसे सार्थक प्रयास जो है पहली बेर एसके गोस्वामी का ही है। बीपी केसरी किए तो, लेकिन बीपी केसरी का बहुत वैलिड नहीं माना जाता है। बीपी केसरी से बढ़िया जो सर्वमान्य हुआ, जो सारे लोग माने, उस श्रवण कुमार गोस्वामी जो एक साल बाद 1972 में किए थे, नागपुरी भाषा एवं उसका शिष्ट साहित्य नामक ग्रंथ में 1972 ईस्वी में। नहीं आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, कुछ कुछ याद रखना है, सब में याद नहीं रखना है, बाकी इंटरेस्टिंग आएगा, कल परसों से बहुत भारी इंटरेस्टिंग आएगा, लेकिन ये पढ़ाई तो पढ़ना पड़ेगा ना। ये सब ऐसे ही आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा, कहीं कोई विशेष ये बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा थोड़ी है। चलिए, तो इस प्रकार से मैंने आपको ये भी बताया। एक नया प्रयास भी हुआ है, वो राम कुमार या राम प्रसाद का, उसको भी मैं लिख दे रहा हूं। एक नया जो है, एक नया प्रयास हुआ है, सबसे नया कह सकते हैं, न्यू लिख दे रहा हूं, सबसे नया, या टटका जिसको बोलते हैं, टटका लिख दे रहे हैं, सबसे टटका। अब टटका ये है कि आप हंसने लगेगा, टटका क्या है, तो टटका या कह सकते हैं कि सबसे नया जो सबसे प्रयास है 1990 ईस्वी में डॉक्टर, दोसर कलम से लिख दे रहे हैं, डॉक्टर राम प्रसाद के द्वारा, ये डॉक्टर राम प्रसाद जो है वो सबसे नया प्रयास जो आज के डेट में माना जाता है, ये विभाजित करने का प्रयास किया। लेकिन ये सबका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, किसी का बहुत ज्यादा जो है वो बढ़िया प्रभाव नहीं पड़ा। तो इस हिसाब से जो है आप कुल मिला करके ये माने किसी का कोई बढ़िया जो है वो नहीं माना जाता है, माने सर्वमान्य जिसको बोलते हैं वो नहीं माना जा रहा है। ऐसे कंडीशन में अब हम आपको ये बता दे रहे हैं कि डॉक्टर बीपी केसरी जो है वो क्या किए, डॉक्टर बीपी केसरी जो है वो कौन प्रयास किए, और एसके गोस्वामी जो है वो कौन प्रयास किए। नहीं समझ रहे बात के, डॉक्टर बीपी केसरी जो है वो कैसे विभाजित किए नागपुरी के कालक्रम को। पूछेगा कि ई वाला जो कालक्रम है विभाजन, वो कौन किया है। दोनों मेन दुगो के याद रखना है, बीपी केसरी का और श्रवण कुमार गोस्वामी का, वो कैसे बांटा है। डॉक्टर बीपी केसरी और डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी वो कैसे कैसे, दोनों का अलग अलग है, तनी थोड़े थोड़े अलग है, दोनों 3-3 भाग में बांटेगा, लेकिन कैसे बांटेगा वो हम आपको लिख दे रहे हैं। अब आप नोट करते चलिएगा। ये आपको जो डॉक्टर बीपी केसरी साहब रहेंगे, पहले उसका लिख दे रहा हूं, बीपी केसरी के अकॉर्डिंग, बीपी केसरी जो है ये क्या कर रहा है कि सबसे पहले कह दिया कि प्राचीन होगा, दूसरा कह रहा है कि मत
आधुनिक होगा। यदि डेट ईस्वी की बात करिएगा, लाल रंग से लिख दे रहा हूं, 1700 से लेकर के 1700 ईस्वी से लेकर के लगभग 1800 तक जो है ये प्राचीन काल माना जा रहा है। 1800 से लेकर के 1950 तक लगभग मध्यकाल माना जा रहा है। और 1950 से लेकर के आज तक जो है 1950 से आज तक अब तक जो है ये आधुनिक काल मानते हैं। तो इस प्रकार से डॉक्टर बीपी केसरी का आपको डेट याद रखना चाहिए, क्योंकि बड़ा दिग्गज आदमी है डॉक्टर बीपी केसरी। तो डॉक्टर बीपी केसरी वाला आपको याद रखना चाहिए। ये डॉक्टर बीपी केसरी जो है वो कैसे प्राचीन में, मध्य में, आधुनिक में कुछ नहीं किया है। डॉक्टर बीपी केसरी प्राचीन में, मध्य में, आधुनिक में। जनरली जो प्राचीन जो होता है वो बड़ा पुराना समय, जब इतिहास पढ़िएगा तो बहुत पुराना समय को कहा जाता है प्राचीन इतिहास, लेकिन वो वाला नहीं है। प्राचीन कब हमारे कह रहे हैं कि 1700 ईस्वी से लेकर के 2000 ईस्वी तक लगभग 300 साल को ही टारगेट इन लोग रखे हैं। ऐसे इसका चिंगारी तो जो है वो नाग वंश के प्रथम शताब्दी एक, जब जिस समय ईसा मसीह जन्म लिए थे उस समय से 2000 साल पुराना है इसका चिंगारी। लेकिन उससे नहीं ना काम चलेगा, मोटा मोटी। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि इसका जो शिष्ट साहित्य, जब से शिष्ट साहित्य मिलना शुरू हुआ है, कहिएगा सर शिष्ट साहित्य क्या होता है सर? तो शिष्ट साहित्य का मतलब ये होता है कि जिसका कोई माई बाप लिखे वाला हो। माई बाप लिखे वाला मैंने नहीं, जिसका नोन कोई राइटर हो, अनोन नहीं, नोन राइटर, कोई चीज लिखा हुआ है तो उसको कौन लिखा, कोई चीज लिखा हुआ है तो उसको कौन लिखा, ये पता होना चाहिए। बहुत ऐसी चीजें लिखी जाती है, हम लोग कहानी, कथा, बुझाउल बहुत कुछ सुनते हैं, के लिखा कोई पता नहीं, तो उसको शिष्ट नहीं, उसको लोक साहित्य के अंतर्गत रखा जाता है। साहित्य का वह भाग, साहित्य का वह पोर्शन, साहित्य का वह अंग जिसके कोई ज्ञात राइटर नहीं होते हैं, उसको लोक साहित्य के अंतर्गत रखा जाता है। लेकिन शिष्ट साहित्य, शिष्टाचार, अच्छा ये यहां पर जो विद्वान लोग हैं वो बड़ा एक अच्छा बात कहते हैं, शिष्ट साहित्य और लोक साहित्य। हम बहुत जल्द शिष्ट साहित्य, क्योंकि हमारा पूरा सिलेबस जो है वो शिष्ट साहित्य और लोक साहित्य पर ही टिका हुआ है। अब आप सिलेबस को गौर से देखिएगा तो पहला जो है वो लोकगीत, लोक कथा, पहेली, कहावत, मुहावरा, 5 के बारे में बड़ा डिटेल में पढ़ना है लिटरेचर में। लोकगीत का क्या होता है, कितना प्रकार होता है, बड़ी डिटेल में। और लोकगीत का फिर एक अलग से चैप्टर है उसका एग्जाम्पल के साथ। और लोक कथा क्या होता है, कैसे होता है, उसका थ्योरी पढ़ना है ऊपरे, और बाद में नीचे उसका एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिकल करना है। तो लोक कथा, लोकगीत, पहेली, कहावत, बुझुआल, ये सब जुटना जो होता है, मुहावरा, ये सब लोक साहित्य का पोर्शन होता है। लेकिन बात हो रही है शिष्ट साहित्य की। शिष्ट साहित्य माने जिसमें शिष्टाचार हो। एक किसी राइटर ने बड़ा बढ़िया कहा है कि जो लोक साहित्य है वो बहता हुआ नदी के समझते हैं, चारों बगल से एक ऐसा तालाब, सीमेंटेड तालाब जो चारों बगल से घेरा हुआ हो और जिसमें पानी जम रहा हो, वो आपको पानी का ये तो पूरा पता है कि कहां से आया है, कितना है, कैसे है, सब आपको जानकारी तो है, लेकिन बहुत बढ़िया नहीं है, वो पानी सड़ भी जाता है जल्दी। नदी का पानी कभी सड़ता नहीं है, वो घूमता फिरता है, वो कहां से आया, किधर जा रहा है, कोई विशेष आइडिया नहीं है, पानी बह रहा है तो बह रहा है। ये नेचुरलिटी ज्यादा है इसमें, नेचुरलिटी इसमें ज्यादा है। किसमें? लोक साहित्य में। लोक साहित्य मूल होता है, लोक साहित्य जो है मौलिक होता है, लोक साहित्य बड़ा ओरिजिनल होता है। शिष्ट साहित्य जो है तनी डुप्लीकेट होता है। तो शिष्ट साहित्य, लेकिन फिर भी शिष्ट साहित्य से किसी भाषा को जाना और पहचाना जाता है। प्रेमचंद यदि गोदान लिखे हैं हिंदी में तो वो है शिष्ट साहित्य का एग्जाम्पल। तब प्रेमचंदे और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र और आपका महादेवी वर्मा से हिंदी को जाना जाएगा, कोई अंट बंट राइटर से नहीं जाना जाएगा। तो वो सब शिष्ट साहित्य के शिष्टाचार वाला राइटर है। तो नागपुरी भाषा का जो शिष्टाचार वाला जो टाइम था
वो बराबर 1900 नहीं, 1700 ईस्वी से था। कितना से था? 1700। तो 1700 से 1800, 1800 से 1900 और 1900 से 2000, यानी नागपुरी के शिष्ट साहित्य का जो इतिहास है वो 300 वर्ष पुराना है। 300 साल शिष्ट साहित्य का पुराना है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये डॉक्टर बीपी केसरी के अनुसार, क्योंकि ये जो विभाजन जो होता है काल का, वो शिष्ट साहित्य को आधार बना करके ही होता है। यानी इनको यानी 1700 ईस्वी वाला जो है, 1700 ईस्वी समझ रहे हैं ना, 1700 ईस्वी वाला जो है, इनको कोई शिष्ट साहित्य यानी लिखित लिखा हुआ इनको संग्रह मिला होगा, तभी कहे कि नहीं नहीं हम 1700 ईस्वी से मानेंगे कि 1700 से लेकर के 1800, 100 साल जो है वो पुरनका वाला, माने उसमें पुरनकन सब लिखा है। तो ये आपको प्राचीन नागपुरी का ये काल हो गया। तो इसे प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, ये 3 कालों में जो है डॉक्टर बीपी केसरी ने विभाजित किया है नागपुरी के इतिहास को। इस 1700 से 1800 100 साल, 1800 से 1950 150 साल और 1950 से अभी, ऐसा करके ये डॉक्टर बीपी केसरी ने विभाजित किया है। इनको मिल गया कि नागपुरी का शिष्ट साहित्य लगभग 300 साल पुराना है। नहीं आ रहा है समझ में? चलिए, तो इसका आपको डॉक्टर बीपी केसरी वाला आप याद करिएगा। यहां कितना साल था सर? तो यहां 100 साल हुआ सर। ओहो, यहां 100 साल हुआ सर। यहां कितना 100 साल हो जाएगा? तो 150 साल हो जाएगा सर। अब यहां जो है लगभग 70 साल प्लस ये हो गया आधुनिक काल वाला। आराम से याद रख सकते हैं, ऐसा ही दे देगा। अब 4 गो आदमी के नाम दे देगा। एक कहेगा कि प्राचीन, मध्य और आधुनिक। प्राचीन के कोष्ठ में दे देगा ऐसे, और मध्य के दे देगा ऐसे, और आधुनिक के दे देगा ऐसे। अब पूछ लेगा कि कौन इसका ऐसे विभाजित किया है? डॉक्टर बीपी केसरी किए हैं, कि डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी किया है, कि पीटर शांति नौरंगी किया है, कि आपका योगेंद्र तिवारी किए हैं? चारों का ऑप्शन दे देगा। अब आपको नहीं ध्यान है तो गड़बड़ाइएगा, तो बहुत हल्का चीज होता है। नागपुरी या क्षेत्रीय भाषा में 90 नंबर से कम लाइएगा, नहीं सब कंठस्थ रहेगा तो आप छोड़ दीजिए, फाइट से आप बाहर हैं। 90 नंबर नहीं, 90 को सवाल, यानी 300 में आपको एनी हाउ 250, 260, 270 नंबर से कम है किसी का तो बेकार हो गया तैयारी। सब कंठस्थ करना पड़ेगा, जैसे जैसे बता रहे हैं वैसी वैसी कंठस्थ करो। क्या क्या कंठस्थ करना है ये हम बताएंगे, पढ़ाएंगे बढ़िया से, आपको याद होते चला जाएगा। आपको बार बार ऑडियो वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, नोट्स भी देते चले जाएंगे। एक भी डॉक्टर बीपी केसरी का तो हो ही गया। हम श्रवण कुमार गोस्वामी के अनुसार नागपुरी का काल विभाजन कर देते हैं, थोड़ा सा ये डिफरेंट टाइप का किए हैं, हम कर देते हैं करिया का कलम से। ये जो करेंगे हमारे कौन का नाम रहेगा? श्रवण कुमार गोस्वामी, एस के गोस्वामी। ये गोस्वामी, एस के गोस्वामी जो है ये आपको 3 प्रकार से जो है ये कर देंगे ये भी। और इसका नाम हम लिख दे रहे हैं, करिए से लिख दे रहे हैं, काला से लिख दे रहे हैं, भक्ति काल। हिंदी वाले तनी तनी समझते होंगे। और एक श्रृंगार काल हुआ, ये मध्य काल में श्रृंगार रस की ज्यादा प्रधानता हो गई थी तो इसको श्रृंगार काल कहा गया। और एक और हो गया आधुनिक काल। आधुनिक को इन्होंने भी आधुनिक ही कहा है। इस हिसाब से इनका जो है भक्ति काल, श्रृंगार काल और आधुनिक काल की बात होती है। लेकिन ये आपको ये मोटा मोटी है, ये भी लगभग ये मोटा मोटी ऐसे ही होता है। एक चीज आप जान लीजिएगा, हम यहां लिखे हैं श्रृंगार काल। नागपुरी में जो श्रृंगार होता है वो नागपुरी में श्रृंगार लिखाता है। यदि किसी को ये दिमाग में लगता होगा कि श्रृंगार गलती लिखल है तो हम नागपुरिया के अनुसार लिख दिया हूं श्रृंगार। अब आपको धीरे धीरे आदत डालना पड़ेगा, ऐसे लिखाता है, श्रृंगार नहीं लिखाता है नागपुरी में, वो नहीं लिखाएगा, वो श्रृंगार लिखाता है।
नहीं, अब श्रृंगार देखो, श्रृंगार भी नहीं, गांव देहात में कहते हैं बड़ी श्रृंगार पटार करे वाला ही लड़की है। श्रृंगार पटार, ये श्रृंगार, श्रृंगार तो इतना कठिन लिखा जाता है कि जनरली श्रृंगार स्टोर जो होता है, आप देखिएगा वो श्रृंगार गलत लिखा हुआ होता है, लेकिन इसमें जितने गलती लिखिएगा उतने मजा, उतने आनंद। ये श्रृंगार पटार, तो ये श्रृंगार काल की बात, भक्ति काल, श्रृंगार काल, आधुनिक काल, श्रवण कुमार गोस्वामी की बात हो रही है। अब आपको मैं बता रहा हूं, इसका डेट भी लगभग लगभग उतना ही था। आपको अब मैं एक सामान्य विभाजन बता दे रहा हूं, बहुत लेट हो गया। सामान्य विभाजन जो हम सभी लोग कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, एक निष्कर्ष के तौर पर, निष्कर्ष के तौर पर निष्कर्ष के तौर पर हम लोग अब जो है इसको आदिकाल, मध्यकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल में इसको हम लोग बांट सकते हैं। मध्यकाल, आदिकाल, आधुनिक काल और मध्यकाल। और इसका हम ईस्वी भी लिख दे रहा हूं, 1700 से लेकर के 1850 तक अब किया जाता है। 1850 से लेकर के 1950 तक और 1950 से लेकर के अब, ये एक सामान्य विभाजन। अब जो निष्कर्ष जो निकला है वो ये वाला निकला है जो नीचे हम लिख दिए। नहीं समझ रहे? ये जो बीपी केसरी है ये तो प्राचीन, मध्य और आधुनिक में किया था। डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी जो है वो भक्ति काल, श्रृंगार काल और आधुनिक काल में पूछ लेगा, भक्ति, श्रृंगार और आधुनिक में कौन विभाजित किया था? डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी। डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी का विभाजन का काल कब था, कब ये इनका लेख छपा था? 1972 में। और बीपी केसरी का 1971 में। बीपी केसरी की किताब का नाम, डॉक्टर बीपी केसरी की किताब का नाम नागपुरी भाषा साहित्य, लेकिन श्रवण कुमार गोस्वामी की किताब का नाम नागपुरी भाषा एवं उसका शिष्ट साहित्य। ये डॉक्टर एस के गोस्वामी, श्रवण कुमार गोस्वामी की किताब। श्रवण कुमार गोस्वामी ये 1971 में, ये 1971 में, ये वाला 1972 में, ये वाला 1972 में, ये आपको काल विभाजन किया गया। 1971-72 समझते हैं ना? और ये, और लेकिन आधुनिक काल के रूप में, आदि मने पुराना, आदि मने पुराना, तो ये पुराना वाला को प्राचीन वाले की जगह पर आदि शब्द यूज किया गया है। और यहां भी आप गौर करिएगा कि 1700 से शुरू हुआ था, यहां भी हमने 1700 ही लिखा है, लेकिन 1800 की जगह पर 1805 खिसका दिए हैं बस। मतलब यहां पर यह है कि 150 साल यहां है और 100 साल यहां उलट दिया है। वहां पर ये जो था बीपी केसरी, उसको 100 साल माना था, इन लोग क्या कर दिए हैं कि इसको 150 साल लगभग मान लिए हैं, इसको 100 साल कर दिए हैं। अब ये आपका 70 के 70 साल है। आया होगा समझ में? कुछ तथ्य था जो आपको याद करना आज के लिए जरूरी था, हमने लिख दिया। ये 1700 से लेकर के 1850 तक, ये कितना था? 1700 से लेकर के 1850 तक, 1700 से लेकर के 1800 से 50 तक, ये आपको लिख देना था। तो 1700 से लेकर के 1850, ये 150 साल, ये 100 साल और ये 70 साल। आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल, ये सामान्य निष्कर्ष हो गया। ये आपको इतना पढ़ना था, इतना आपको याद करना है। अब नेक्स्ट क्लास आपको कल की क्लास में आपको दूंगा। सुबह आप तैयार हो जाइए, सुबह 6 बजे से आपकी क्लास होगी। जल्द जो है इसके टाइम में आपके अनुसार, सहूलियत के अनुसार हम चेंज करेंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा, हम जल्द इसमें परिवर्तन करेंगे। आपके अनुसार हमें चलना है, अपने अनुसार हमको नहीं चलना है। हम आपके अनुसार जल्दी प्रयास करेंगे। आपको नोट्स भी ज्यादा प्रयास किया जाएगा कि आपको कुछ दे दिया जाएगा आज रात तक, रोज का रोज देते चलेंगे, आपको ठीक रहेगा। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जो है संडे को टेस्ट भी सब चीज का एक ही साथ लेंगे। और जल्द ही नागपुरिया वाला, अब कहिएगा सब नगपुरिया वाला नहीं टर्म आ रहा है, अकबकाइएगा मत, सब नगपुरिया वाला एक गो टर्म धीरे धीरे आते जाएगा। रीजनल लैंग्वेज को झारखंड में बहुत खराब तरीके से पढ़ाया जा रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, इस चीज को मैं महसूस कर रहा हूं, इतना ज्यादा खराब तरीके से। अब इस चीज का हम लोगों को फायदा मिल जाएगा। आदमी बजल है कुछ दूसर में, 2 महीना में कोई तैयार कर लेगा जैसे वो नहीं पढ़ा रहा है। अंट के बंट कुछ भी, कोई तथ्य नहीं, कुछ इधर का उधर बने। हो सकता है कि पढ़ाने वाला बहुत विद्वान हो,
विद्यार्थी गेन नहीं कर पाएगा। मेरा विद्यार्थी 5 दिन का पढ़ा हुआ और उसका उसका जो है सो 50 दिन का पढ़ा हुआ, दोनों बात बराबर होगा। मेरा 5 दिन पढ़ के उतना विद्यार्थी जानेगा जितना दूसरे के 50 दिन पढ़ के, क्योंकि वो दूसरे दुनिया में रमल है। आइडिया कहाँ है, किसको कैसे पढ़ाना चाहिए, कैसे सिखाना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, आप 10-15 दिन बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हम केकरा से पढ़ रहे थे। चलिए, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं कल सुबह। पढ़ना है, दम भर पढ़ना है, दम भर पढ़ना है हम लोगों को। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।